किसी को पता नहीं चलता कि उसने अपने साथ क्या किया है, तो भगवान ही जानता है कि उसके साथ क्या होता। विधि की बात सुनकर समृद्धि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, अब कैसे हैं वो? तो इस पर विधि बोली, अब क्यों पड़ी है तुम्हें उसकी? तुम्हें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसके मरने जीने से। तो इस पर समृद्धि उसे रोकते हुए बोली, ऐसा मत बोलो, मुझे फर्क पड़ता है उनके मरने जीने से, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस पर विधि बोली, अगर फर्क पड़ता है तो उस दिन उसे छोड़कर क्यों चली गई थी? क्यों उसके दिल की बात सुनकर तुमने उससे ये नहीं कहा कि तुम भी उससे प्यार करती हो? विधि की इस बात को सुनकर समृद्धि अपने नजरें नीचे करते हुए बोली, क्योंकि मैं। समृद्धि की बात को पूरा करते हुए विधि बोली, क्योंकि तुम अनाथ हो इसलिए तुम्हें लगता है कि उसे या उसके परिवार को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि तुम अनाथ हो। तो आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ समृद्धि, मैं भी एक अनाथ हूँ। विधि के मुंह से ये सच सुनकर समृद्धि हैरान रह गई और विधि बोली, मेरी सच्चाई जानने के बाद भी संजय ने और उसके परिवार ने मुझे खुले दिल से अपनाया। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे गुण देखे, मेरी अच्छाई देखी। इसी तरह से विक्रम ने तुम्हारे गुण और तुम्हारी अच्छाई देखी है और तुम सोचती हो कि उन्हें तुम्हारे अनाथ होने से फर्क पड़ेगा। विधि की बात सुनकर समृद्धि जोर जोर से रोने लगी और बोली, क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगी? तो इस पर विधि ने हाँ में सर हिलाया और उसे अपने साथ अस्पताल ले आई जहां पर विक्रम था। विक्रम की हालत देखकर समृद्धि बहुत रोई। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और बोले, अब वो ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि वो दोबारा ऐसा कभी कुछ ना करें। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में विक्रम को होश आ गया और वो समृद्धि का नाम लेने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने समृद्धि खड़ी थी और साथ में संजय और विधि भी थे। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा और बोले, लो, ले आए हम तुम्हारी समृद्धि को तुम्हारे पास। अब ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी है। उन दोनों के ये बोलते ही विक्रम ने समृद्धि की तरफ देखा, जो शर्माई हुई सी नीचे की तरफ देखते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी। समृद्धि की रजामंदी देखकर विक्रम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने एक हाथ से समृद्धि के हाथ को कस के पकड़ लिया। वही विक्रम के पूरे परिवार को और संजय के पूरे परिवार को समृद्धि बहुत पसंद आई थी। विक्रम को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर और सही होने में विक्रम को 10 से 15 दिन लग गए। 15 दिन बाद संजय के घर पर बैठे हुए सारे बड़े मिलकर विक्रम और स्मृति की शादी की डेट फिक्स करने की सोच रहे थे। समृद्धि भी वहां पर थी। उसने विक्रम की तरफ देखा तो विक्रम समझ गया कि जरूर कोई परेशानी है। वो समृद्धि के पास आया और बोला, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो इस पर समृद्धि बोली, आप तो जानते हैं कि परिवार के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेनका है और वो इस वक्त अपनी मौसी के पास है। जब तक वो आ नहीं जाती तब तक मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? समृद्धि की बात सुनकर विक्रम समझ गया कि वो मेनका के आने का इंतजार करना चाहती है। तो इस पर उसने समृद्धि से कहा, तुम परेशान मत हो, जब तक मेनका वापस नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब क्या होगा आगे? क्या समृद्धि और विक्रम की शादी आसानी से हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा। समृद्धि की बात मानते हुए विक्रम ने अपने घर वालों के सामने ये बात रखी तो देवयानी जी बोली, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं विक्रम बेटा, लेकिन परेशानी ये है कि पंडित जी ने तुम दोनों की शादी की जो तारीख निकाली है वो आज से ठीक 15 दिन बाद की है, क्योंकि समृद्धि की कोई तारीख नहीं है जन्म की, इसीलिए उनके नाम से ये शादी की तारीख निकली है। और अगर देखा जाए तो तुम दोनों की शादी का जो योग बन रहा है वो अगले 15 दिन बाद ही बन रहा है। और अगर 15 दिन बाद तुम दोनों शादी नहीं करते हो तो फिर हमें तुम दोनों की शादी के लिए कम से कम 1 साल तक रुकना पड़ेगा और हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। जब 15 दिन बाद संजय और विधि की शादी हो रही है तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी शादी कर लो। देवयानी जी की बात सुनकर विक्रम ने समृद्धि की तरफ देखा जो परेशान लग रही थी। तभी विधि ने समृद्धि के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम एक काम करो, तुम मेनका को फोन करो और उसे बता दो कि 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है, वो तुम्हारी शादी में आ जाएगी। समृद्धि को विधि की ये बात सही लगी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके यहाँ करते
ही उन चारों की शादी 15 दिन बाद की तय हो गई। वहीं समृद्धि जब हॉस्टल वापस आई तो उसने जल्दी से मेनका को फोन लगाया। मेनका समृद्धि को अपनी मौसी के घर का फोन नंबर देकर गई थी। समृद्धि ने जैसे ही फोन लगाया तो वहां से दूसरी तरफ से मेनका की मौसी की बेटी ने फोन उठाया। समृद्धि बोली, क्या मैं मेनका से बात कर सकती हूँ? तो इस पर मेनका की मौसी की बेटी बोली, आपको मेनका दीदी से बात करनी है, वो मम्मी के पास बैठी हुई है, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। तो इस पर समृद्धि ने कहा, ठीक है, आप उन्हें बुला दो। समृद्धि इंतजार कर रही थी कि तभी मेनका फोन पर आई और बोली, समृद्धि कैसी है तू? तो इस पर समृद्धि मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ मेनका, और मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है। समृद्धि ने जैसे ही ये बोला तभी मेनका से उसके मौसा जी टकरा गए, जिसकी वजह से मेनका के हाथ से फोन छूटकर नीचे लटक गया। मेनका ने देखा कि उसके मौसा जी ठीक उसके सामने खड़े थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो बहुत नशे में भी थे। उसने अपने मौसा जी से ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके मौसा जी उसे घूरते हुए वहां से जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ से समृद्धि ने फोन पर कहा, मेरी शादी तय हो गई है विक्रम जी के साथ और 15 दिन बाद मैं उनसे शादी कर रही हूँ। मेनका ने जब तक कान पर फोन लगाया तब तक समृद्धि ने बस यही बोला था कि मैं शादी कर रही हूँ, और मेनका बस यही सुन पाई। उसने मुस्कुराते हुए समृद्धि से कहा, तू शादी कर रही है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ समृद्धि, और सच में वो बहुत ही लकी है जो तुझसे शादी कर रहा है। मेनका की बात सुनकर समृद्धि मुस्कुरा दी और बोली, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तू मेरी शादी में आ सके। तो इस पर मेनका बोली, काश मैं शादी में आ सकती समृद्धि, लेकिन मौसी की तबीयत बहुत खराब है और तू तो जानती है ना कि मेरे मौसा जी कैसे हैं। उन्हें सिर्फ शराब पीने से और जुआ खेलने से मतलब है, बाकी परिवार में कौन है कौन नहीं है इस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मौसी के पास और उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए मुझे यहाँ पर लगभग 1-1.5 महीने और रुकना पड़ेगा। जब तक मौसी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं तेरे लिए खुश हूँ कि तू शादी कर रही है। मेनका को ये गलत फहमी हो गई थी कि शायद समृद्धि को राज ने प्रपोज कर दिया है और वो उससे शादी कर रही है। राज उन्हीं की क्लास का एक लड़का था जो समृद्धि को बहुत पसंद करता था, और उसने मेनका से खुद कहा था कि वो थोड़े दिनों में समृद्धि को प्रपोज करने वाला है और उससे शादी करेगा। वो समृद्धि के लिए खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस इंसान से शादी कर रही है वो वही इंसान है जिसे खुद मेनका प्यार करती है। तभी समृद्धि बोली, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तेरी बात, लेकिन तू पूरी कोशिश करियो शादी में आने की। तो इस पर मेनका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं कोशिश करूंगी, लेकिन जहां तक है शायद मैं आ नहीं पाऊंगी, पर तू अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय करियो और मेरी चिंता बिल्कुल मत करियो। मैं भी जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगी अपने लिए और शादी कर लूंगी। मेनका की बात पर समृद्धि मुस्कुरा दी और बोली, तू पागल है बिल्कुल। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वहीं मेनका विक्रम के ख्यालों में खो गई और समृद्धि भी विक्रम के ख्यालों में खो गई, लेकिन दोनों के सपने अलग अलग थे। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और शादी का दिन भी आ गया। जैसा कि संजय ने कहा था, एक ही मंडप में उन चारों की शादी हो रही थी। रस्मों रिवाज पूरे हुए और 7 फेरों के साथ उन चारों की शादी हो गई, जहां संजय जी विधि जी को घर लेकर आए। वहीं विक्रम जी समृद्धि जी को अपने घर नैनीताल ले गए, क्योंकि असल में उनका घर नैनीताल में ही था, जहां पर उनका गृह प्रवेश हुआ। अगले 10-15 दिन तक समृद्धि और विक्रम नैनीताल में ही रहे और कॉलेज में उन्होंने बता दिया था कि उनकी शादी हुई है, इसलिए 10-15 दिन तक वो कॉलेज नहीं आएंगे। लगभग 1 महीने बाद मेनका कॉलेज में वापस आ चुकी थी। वो जब वापस आई तो उसे अपना हॉस्टल का रूम बहुत खाली खाली लगा, क्योंकि वहां पर अब समृद्धि का कोई भी सामान नहीं था। मेनका ने थके हारे कदमों से अपने सामान को एक जगह पर रखा और बेड पर लेटते हुए बोली, चलो समृद्धि तो अपनी जिंदगी में सेटल हो गई, अब तुझे भी जल्दी से सेटल होना है मेनका। जल्दी से विक्रम को अपने दिल की बात बोल दे ताकि से तू उससे शादी कर सके। वो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसे समृद्धि से मिलना है। वो मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और कॉलेज के लिए निकल गई।
कॉलेज में समृद्धि अपनी क्लास में पढ़ रही थी। मेनका जल्दी से क्लास के अंदर आई और उसने समृद्धि को देखा, जिसने पीला अनारकली सूट पहन रखा था, लाल रंग का चूड़ा, मांग में लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। समृद्धि बहुत प्यारी लग रही थी। मेनका जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, क्या बात है, बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो इस पर समृद्धि ने खुश होकर उसे देखा और उसके गले लगते हुए बोली, कैसी हो तुम मेनका? तो इस पर मेनका बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी अच्छी हो गई हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मेनका के ये बोलते ही समृद्धि मुस्कुरा दी। तभी उनकी क्लास का वो लड़का राज वहां से गुजरा, जो समृद्धि को ही देखता हुआ जा रहा था। ये देखकर मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, पतिदेव की पूरी नजर है तुम पर। मेनका की बात सुनकर समृद्धि ने अपनी नजर घुमाई तो उसको विक्रम उसकी क्लास के दरवाजे के बाहर ही खड़ा दिखा। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। यहाँ पर भी दोनों को गलतफहमी हो गई। जहाँ मेनका राज को लेकर सोच रही थी, वहीं समृद्धि विक्रम को देखकर मुस्कुरा दी। विक्रम उसे बाय करते हुए अपनी क्लास की तरफ चला गया। अब उनके फाइनल एग्जाम्स थे जिस पर उन्हें ध्यान देना था और वो अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने में लग गए। थोड़ी देर बाद मेनका और समृद्धि कैफेटेरिया में आए, जहां पर विधि, संजय और विक्रम बैठे हुए थे। विधि को वहां देखकर मेनका मुस्कुरा दी। विधि ने भी लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। उसने जल्दी से विधि को गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। मेरी दोनों दोस्त बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी मेनका और समृद्धि एक साथ बैठ गए। ये देखकर विधि बोली, अरे भाई, अब तो अपने पति के साथ बैठो, दोस्त के साथ कब तक बैठोगी? अब तो शादी हो गई है तुम दोनों की। विधि के ये बोलते ही समृद्धि और विक्रम शर्मा गए और वहीं मेनका कंफ्यूजन से उन्हें देखते हुए बोली, अरे इसका पति यहाँ पर कहाँ है? वो तो पता नहीं कहाँ ही घूम रहा है। मेनका की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। तो इस पर मेनका बोली, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर विधि बोली, मेनका, तुम्हें क्या लगता है कि समृद्धि का पति कौन है? हमारी क्लास में जो पढ़ता है लड़का राज, वही तो है समृद्धि का पति। उसने मुझे बताया था कि वो समृद्धि को पसंद करता है और वो बहुत जल्दी उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कर देगा। मेनका की बात सुनकर विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम मेनका? वो लड़का मेरी बीवी को प्रपोज क्यों करेगा? विक्रम के मुंह से ये बात सुनकर मेनका के होश उड़ गए। उसके कानों में सिर्फ यही गूंज रहा था, वो लड़का मेरी बीवी को प्रपोज क्यों करेगा? तभी समृद्धि विक्रम को शांत करते हुए बोली, शांत हो जाइए, लगता है उसे कोई गलतफहमी हो गई है। मेनका होश में आई और समृद्धि की तरफ देखकर बोली, ये विक्रम क्या बोल रहा है? तुम दोनों की शादी मतलब तुम्हारी शादी तो रात से हुई है ना? समृद्धि ने मेनका की तरफ देखा और बोली, मैंने तुमसे कब कहा मेनका कि मेरी शादी रात से हुई है? मैंने तुम्हें खुद बताया था कि मैं विक्रम से शादी करने वाली हूँ। मेनका ने उस वक्त को याद किया जब समृद्धि ने उसे फोन किया था, जिस वक्त समृद्धि उसे बता रही थी कि उसने शादी का फैसला लिया है। उस वक्त फोन छूटकर उसके हाथ से गिर गया था, क्योंकि उसके मौसा जी उससे टकरा गए थे। उसे समझ आ गया कि उस वक्त समृद्धि ने बोला होगा कि वो विक्रम से शादी कर रही है। ये याद आते ही मेनका ने विक्रम की तरफ देखा, जिसने समृद्धि का हाथ पकड़ रखा था और वो गुस्से में उसे घूर कर देख रहा था। मेनका अपने कदमों को धीरे धीरे करके पीछे लेने लगी। ये देखकर समृद्धि बोली, मेनका, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन मेनका को तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था। वो ये जानकर बिखर गई थी कि जिससे उसने प्यार किया और जिसके साथ शादी के सपने देखे, वो किसी और का हो चुका है और वो उसकी खुद की दोस्त है। मेनका को लग रहा था कि समृद्धि ने उसे धोखा दिया है, उसने उसके प्यार को उससे छीन लिया। लेकिन असल में समृद्धि को तो पता ही नहीं था कि मेनका विक्रम को पसंद करती है। मेनका ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो पता था कि शादी तुम दोनों की ही होगी। मैंने देखा था किस तरह से तुम दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देखते थे। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी। तो उसकी बात सुनकर समृद्धि भी शर्मा गई। वहीं विक्रम ने एक राहत की सांस ली और बोला, मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं मेरी बीवी का कौन सा नया पति आ गया है। ये बोलकर वो हंस पड़ा।
तभी मेनका ने समृद्धि को अपने गले से लगाया और बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं कि तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। तभी समृद्धि बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था मेनका। मुझे लगा न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से तुम इस तरह से कर रही हो। एक पल को तो मुझे लगा था कि शायद तुम विक्रम और मेरी शादी से खुश नहीं हो। तभी विक्रम ने पीछे से आकर समृद्धि के दोनों कंधों पर हाथ रखे और मेनका से बोला, ऐसे मत डराया करो मेरी बीवी को, ये मेरी जान है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें देख लूंगा। विक्रम के ये बोलने पर मेनका हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने समृद्धि की तरफ देखा और बोली, अच्छा मैं अभी आई हूं ना, थकी हुई, तो मैं हॉस्टल में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी मैं तो तुझसे मिलने के लिए आई थी कॉलेज, वरना कॉलेज तो मैं मंडे से ही आती। ये बोलकर मेनका ने समृद्धि की तरफ देखा तो समृद्धि बोली, हाँ तुम जाकर आराम कर लो, हम मंडे को मिलते हैं। वो सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। मेनका अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जितनी खुशी दिख रही थी वो सब अब गुस्से में बदल गई थी। उसने धीरे से आकर अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा लगाया और फिर वहां रखे एक एक सामान को इधर से उधर गुस्से में फेंकने लगी। थोड़ी देर में उसने पूरे कमरे का नक्शा बदल दिया था। सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था और वो अपने बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जिस पर विक्रम लिखा हुआ था। मेनका ये ब्रेसलेट दिल्ली से बनवा कर विक्रम के लिए लाई थी। उसने सोचा था कि जब वो विक्रम को प्रपोज करेगी तो उसे ब्रेसलेट देगी। उसने ब्रेसलेट को कस के अपने हाथ में दबा लिया और गुस्से में बोली, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया समृद्धि, तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मैं वादा करती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारा पति छीनूंगी और उसे अपना बनाऊंगी, और उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिस तरह से आज मैं बेबस हूँ उसी तरह से उस वक्त तुम भी बेबस हो जाओगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे पता नहीं चला जब तुमने मुझसे मेरे विक्रम को दूर किया, लेकिन जब मैं तुमसे तुम्हारे पति को छीनूंगी तब मैं तुम्हें इस बात का पूरा पूरा एहसास करवाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये बोलकर उसने ब्रेसलेट को अपने हाथ में दबा लिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। मंडे को समृद्धि जब कॉलेज आई तो उसने देखा कि मेनका तो कॉलेज आई ही नहीं है। उसे लगा कि शायद मेनका ब्रेक के बाद कॉलेज आएगी, लेकिन वो तब भी नहीं आई। ये देखकर समृद्धि को कुछ अजीब लगा। उसने विक्रम से भी बात की तो विक्रम बोला, शायद हो सकता है कि वो आज भी आराम कर रही हो, कल मिल लेना। विक्रम की बात पर समृद्धि मान गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मेनका कॉलेज नहीं आई। अब समृद्धि को मेनका की चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं मेनका की तबीयत खराब ना हो गई हो। ये सोचकर वो हॉस्टल मेनका से मिलने आ गई। वो जैसे ही हॉस्टल के कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर समृद्धि हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेनका कॉलेज नहीं आई है और ना ही हॉस्टल में है तो फिर वो है कहां पर। वहीं से वार्डन गुर्जर के जा रही थीं। तभी उसने उनसे पूछा, मैम मेरी रूममेट मेनका जो यहाँ रहती है वो यहाँ पर नहीं है, कहीं गई है क्या? उसके सवाल पर वार्डन बोली, नहीं उसने तो कल ही हॉस्टल खाली कर दिया था। ये सुनकर समृद्धि हैरान रह गई और हैरानी से वार्डन की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन उसने रूम क्यों खाली कर दिया? तो इस पर वार्डन बोली, पता नहीं, पर मैंने जब पूछा तो उसने यही बताया कि उसने अपने कॉलेज का ट्रांसफर करवा लिया है दिल्ली में और अब वो वहीं पर पढ़ेंगी। वार्डन की बात सुनकर समृद्धि हैरान रह गई। तभी वार्डन ने कहा, अरे हाँ, वो मुझे कुछ देकर गई थी। इतना बोलकर वार्डन अपने ऑफिस में गई और वहां से एक चिट्ठी लेकर आई। उसने वो चिट्ठी समृद्धि को देते हुए कहा, ये वो मुझे तुम्हारे लिए दे गई थी। उसने कहा था कि तुम जब भी उसे ढूंढने आओगी तो मैं तुम्हें ये दे दूं। समृद्धि ने उस चिट्ठी को लिया और वार्डन वहां से चली गई। समृद्धि ने अपने कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगी। अब क्या होगा आगे? आखिर मेनका अब क्या करेगी? समृद्धि और विक्रम की जिंदगी में तूफान लाने के लिए, जानने के लिए, जिसमें लिखा था, मुझे पता है मेरे इस तरह से जाने की वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ समृद्धि, मौसी को मेरी बहुत जरूरत है। तुम तो जानती हो मेरे मौसा जी कैसे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी शराब से और अपने जुए से मतलब है।
बाकी उनके परिवार में कोई मरे या जिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब जब मैं मौसी के पास थोड़े दिन रहकर आई तो मैंने उनकी हालत देखी। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मौसी की जो सबसे बड़ी बेटी है वो बस उम्र में 15 साल की है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, जिससे उनका घर का थोड़ा बहुत खर्च चलता है। और अगर गलती से मौसा जी को पता चल जाए कि उन पर पैसे हैं तो वो पैसे भी वो उनसे छीन कर ले जाते हैं। घर के ऐसे हालात देखकर अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मौसी के साथ ही रहूंगी, फिर चाहे मौसा जी मुझे कितनी बातें क्यों न सुनाए। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर जाऊं। तुम परेशान मत होना, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अच्छे से रहूंगी। मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली के कॉलेज में करवा लिया है और वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर करूंगी। वैसे तो मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे तुम दिल्ली मुझसे मिलने आ जाना या फिर मुझे मिलने के लिए बुला लेना। लेकिन इस वक्त मेरी मौसी को मेरी बहुत जरूरत है और मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। मुझे तुम्हारी और हमारी दोस्ती की बहुत याद आएगी समृद्धि। अपना ध्यान रखना और अपनी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुश रहना। मैं बस तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करती हूँ। चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते समृद्धि की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पर विक्रम उसे ढूंढते हुए पहुंच गया। विक्रम ने जैसे ही उसे देखा तो समृद्धि उसके गले लगकर रोने लगी। उसके इस तरह से रोने से विक्रम डर गया। उसने जल्दी से उसे अपनी तरफ किया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? उसने उसके हाथ में चिट्ठी को देखा तो उसने चिट्ठी को लिया और उसे पढ़ने लगा। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया कि समृद्धि क्यों रो रही है। उसने समृद्धि को अपने गले से लगाया और उसे चुप कराते हुए बोला, कोई बात नहीं समृद्धि, मैं हूं ना तुम्हारे पास और हमारा पूरा परिवार भी है। तुम खुद को अकेला क्यों महसूस करती हो? और रही बात मेनका की, तो ये उसके लिए अच्छा है समृद्धि। कम से कम जो उसके पास परिवार है कहने के लिए, वो वहीं गई है उनके पास रहने के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम मेनका की बात को भी समझो। अब तुम्हारी शादी हो गई है और आज नहीं तो कल तुम पूरी तरह से अपने परिवार में ही बस जाओगी। कल को हमारे बच्चे होंगे, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेनका को तुम इतना वक्त नहीं दे पाती। तो मेनका ने यह सही फैसला लिया है अपने परिवार के पास जाने का। कम से कम वहां पर वो सबके साथ खुश तो रहेगी और उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। विक्रम के ये बोलने पर समृद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। 8 साल बाद जहाँ विधि और संजय को 2 बेटे थे, एक रुद्राक्ष और एक शौर्य, वहीं समृद्धि और विक्रम का भी एक बेटा हो गया था जिसका नाम उन्होंने अर्जुन रखा था। समृद्धि को आज भी मेनका की याद आती थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो एक बार मेनका से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची, उसके मौसी के घर, और वहां जाकर उसे पता चला कि मेनका अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई है। ये जानकर कि अब मेनका से उसका मिलना शायद ही हो पाएगा, समृद्धि को बहुत बुरा लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो मेनका से किस तरह से बात करे। पहले कम से कम उसके पास मेनका का दिल्ली वाला एड्रेस और फोन नंबर था, लेकिन अब तो मेनका अमेरिका जा चुकी थी और अब वो वहां से पढ़कर वापस आएगी भी या नहीं, ये उसे नहीं पता था। धीरे धीरे समृद्धि अपने घर में और अपने परिवार में रम गई। अब 8 साल बाद समृद्धि फिर से मां बनने वाली थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। इस वक्त विक्रम किसी काम से दिल्ली गया हुआ था और उसे दिल्ली से लौट के आने में 2 दिन का वक्त था। वहीं समृद्धि के पास रुद्राक्ष था, क्योंकि रुद्राक्ष का ज्यादातर मन समृद्धि के साथ ही लगता था, इसीलिए वो ज्यादातर नैनीताल में समृद्धि के पास ही रहता था। समृद्धि रुद्राक्ष के साथ बैठी हुई थी, तभी उसके साथ में रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने जैसे ही फोन को उठाकर अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से विक्रम की खुशी से भरी आवाज आई, समृद्धि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विक्रम के ये बोलते ही समृद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, ऐसी क्या खबर है आपके पास मेरे लिए? तो इस पर विक्रम खुश होते हुए बोला, एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम इतनी खुश हो जाओगी कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम मुझे अपने गले से लगा लोगी। विक्रम के ये बोलते ही समृद्धि मुस्कुराते हुए बोली, पहले बताइए तो सही कि क्या खबर है। तभी विक्रम खुश होते हुए बोला, तुम जानती हो कि मैं दिल्ली में किससे मिला? विक्रम के ये बोलते ही समृद्धि ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप मेनका से मिले? तो इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं मेनका से मिला और तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेनका यहाँ पर बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है। विक्रम के ये बोलते ही समृद्धि खुश हो गई और बोली, आप सच कह रहे हैं विक्रम, मेरी मेनका एक अच्छी डॉक्टर बन गई है। तो इस पर विक्रम खुश होते हुए बोला, हाँ, वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है, लेकिन आप उससे कहाँ पर मिले? समृद्धि के ये बोलने पर विक्रम ने बताया, ऐसा था कि मेरे एक कॉलेज की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो मुझे पास में जो हॉस्पिटल दिखा, मैं उसे वहां ले गया। वहां जाकर जब मैंने देखा तो वहां मेनका थी डॉक्टर के कोट में। तब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर बन गई है। विक्रम की बात पर समृद्धि खुश हो गई और बोली, तो आप उसे अपने साथ ले आइए ना। तो इस पर विक्रम बोला, हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं उसे अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मैं नैनीताल आऊंगा
तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। उसके ये बोलने पर समृद्धि खुश होते हुए बोली, जल्दी आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आप दोनों का। उसके ये बोलने पर विक्रम ने कहा, अपना और हमारी राजकुमारी का पूरा ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर विक्रम ने फोन रख दिया। वहीं समृद्धि ये जानकर खुश थी कि मेनका फिर से उससे मिलेगी। 2 दिन बाद समृद्धि और रुद्राक्ष ऐसे ही बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी अचानक से विक्रम पीछे से आया। विक्रम को देखकर समृद्धि खुश हो गई और बोली, आप आ गए। उसकी नजरें विक्रम के पीछे मेनका को ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे मेनका कहीं नजर नहीं आई। तो इस पर विक्रम बोला, उसे कुछ काम था, वो कल तक आ जाएगी। विक्रम के ये बोलने पर समृद्धि का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को समझा लिया। अब गोद भराई में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। सब बगीचे में बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे थे कि तभी अचानक से समृद्धि की आंखों पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। समृद्धि ने उन हाथों को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मेनका। समृद्धि के इतना बोलते ही मेनका उसके सामने आ गई। मेनका को अपने सामने देखकर समृद्धि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, हम तुम्हें बता नहीं सकते मेनका कि हमने तुम्हें इतने सालों में कितना याद किया। कहाँ चली गई थी तुम? तो इस पर मेनका मुंह बनाते हुए बोली, देखो कौन बोल रहा है, मुझसे शिकायतें कर भी कौन रहा है, जिसने खुद चुपचाप शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मेनका की शिकायत करने पर समृद्धि बोली, हम क्या करते मेनका, उस वक्त हमारी शादी होनी जरूरी थी, वरना बहुत अड़चन आ जाती। समृद्धि की बात पर मेनका अपने मन में बोली, काश तुमने उस वक्त शादी नहीं की होती समृद्धि, तो आज तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है वो ना आता। ये सोचते हुए उसने मुस्कुराकर समृद्धि को देखा और अपने गले से लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। फिर उसने समृद्धि के पेट को देखा, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। जो खुशियां उसने अपने लिए सोची थी उन सबको समृद्धि जी रही थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसके पेट पर हाथ फेरा और बोली, लगता है बच्चा तंदुरुस्त होगा। मेनका ने ये इस तरह से कहा था कि सबको बहुत अजीब लगा। फिर मेनका ने खुद को संभाला और बोली, मैं एक डॉक्टर हूं ना, इसलिए पेट देखकर ही बता सकती हूँ कि बच्चा अच्छा ही होगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें दूसरी बार माँ बनने के लिए। तभी अर्जुन अचानक से समृद्धि के पैरों से आकर लिपट गया और बोला, माँ हमें भूख लगी है। मेनका ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसकी शक्ल पूरी तरह से विक्रम से मिलती थी। ये देखकर मेनका को और जलन होने लगी। समृद्धि ने बिल्कुल विक्रम की 2 कॉपी को जन्म दिया था, जिससे मेनका अंदर ही अंदर जल रही थी। अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए मेनका बोली, आप भी बहुत प्यार हो, क्या नाम है आपका? अर्जुन ने मेनका की तरफ देखा और बोला, हमारा नाम अर्जुन है। अर्जुन के ये बोलने पर मेनका ने अपने पर्स में से एक चॉकलेट निकाली और अर्जुन को देते हुए बोली, ये आपके लिए। अर्जुन ने चॉकलेट को लिया और हंसते हुए वहां से चला गया। तभी समृद्धि ने मेनका को बैठने के लिए कहा। मेनका उन सबके पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि चारों तरफ तैयारी चल रही थी, तो वो बोली, ये तैयारी किस चीज की हो रही है? तो इस पर विक्रम बोला, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, कल गोद भराई है समृद्धि की। विक्रम के ये बोलने पर मेनका बोली, अच्छा हुआ ना, मैं गोद भराई के वक्त पर आई हूँ, अब मैं भी इंजॉय कर लूंगी। वैसे भी समृद्धि के पहले बच्चे के टाइम पर मैं यहाँ कहाँ थी? मेनका के ये बोलने पर समृद्धि बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा है ना। समृद्धि ने ये बोलकर अपने पेट पर हाथ रख लिया और वहीं मेनका ने उसे जलती हुई नजरों से देखा और मन में बोली, मेरा बच्चा भी तुम्हारा बच्चा है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तुमने समृद्धि? मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन लेने के बाद अब तुम मुझे ये एहसास कराना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। फिक्र मत करो, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतना जहर है कि अगर तुम ऐसी 1000 बातें भी मेरे सामने करोगी तो भी मैं अपने काम को अंजाम देने से पीछे नहीं हटूंगी। तभी विधि ने मेनका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, कैसी हो मेनका? मेनका ने विधि को देखा और उसके गले लगते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? तो इस पर विधि बोली, मैं भी अच्छी हूँ। फिर विधि ने मेनका की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम्हें भी शादी कर ही लेनी चाहिए। देखो ना, हम सब साथ के हैं और हमारे तो देखो 8 साल के बच्चे भी हैं, और कहाँ तुम अभी तक बिना शादी के घूम रही हो? तो इस पर मेनका ने शर्माते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता, और अगर कोई मुझे पसंद आए तो उसे मैं पसंद नहीं आती। मेनका की इस बात पर सब हंस पड़े। विक्रम भी जोर जोर से हंस रहा था, जिसे मेनका बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी देवयानी जी बोली, वैसे हमें तो पता है कि गोद भराई की रस्मों में क्या क्या होता है, लेकिन अगर हमसे कुछ रह जाए तो हमें बता देना। देवयानी जी की बात पर मेनका बोली, आंटी जी, वैसे तो आपको सब पता ही होगा, क्योंकि आप तो हर चीज को हमसे ज्यादा जानती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक रस्म है जो गोद भराई में की जाती है, वो होती है होने वाली माँ को हल्दी लगाकर उनके कान में बच्चे के लिए अच्छी बात बोलने की। मेनका के ये बोलते ही देवयानी जी बोली, हाँ ये रस्म होती तो है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। देवयानी जी की बात पर मेनका बोली, वैसे ये रस्म बहुत शुभ मानी जाती है आंटी जी। वो कहते हैं ना कि हल्दी जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है,
और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर माँ और होने वाले बच्चे के हल्दी लगाई जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेनका की बात सुनकर देवयानी जी बोली, अगर ऐसा है तो हम ये जरूर करेंगे। चलिए कल हल्दी की भी रस्म कर लेंगे। देवयानी जी की बात सुनकर मेनका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसी रात विधि रसोई में खड़ी होकर गोद भराई में जो हल्दी समृद्धि को लगने वाली थी उसे पीस रही थी। तभी मेनका वहां पर आई और बोली, लाइए मैं कर देती हूँ। मेनका के ये बोलते ही विधि बोली, अरे तुम आज थकी हुई आई हो मेनका, तुम जाकर आराम करो। वैसे भी कल गोद भराई के फंक्शन में तुम्हें पूरे दिन आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी जाकर सो जाओगी तो तुम्हारी थकान पूरी तरह से उतर जाएगी। विधि के ये बोलते ही मेनका बोली, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी ये तो मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाली बात है कि मैं अपनी दोस्त की गोद भराई की हल्दी खुद पीसूंगी। इतने सालों से मैं उससे दूर रही हूँ, उसके लिए कभी कुछ कर नहीं पाई। इस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन अब अगर मुझे मौका मिल रहा है तो प्लीज मुझे करने दीजिए ना। मेनका ने इस तरह से कहा कि विधि उसे मना नहीं कर पाई। उसने उस पीसी हुई हल्दी को मेनका के हाथ में दिया और बोली, वैसे तो मैंने ज्यादातर हल्दी पीस दी है और इतनी ही हल्दी हमें चाहिए, थोड़ी बहुत पीसनी बाकी है। थोड़ी सी हल्दी और पीस कर उसके बाद तुम इसमें इस गंगा जल को, इस दूध को और इस गुलाब जल को मिला देना। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर इस हल्दी के लेप को इससे ढक देना और इसे वहां रख देना सबसे ऊपर, ताकि किसी का हाथ लगकर ये गिरे ना। विधि के ये बोलने पर मेनका ने हाँ में सिर हिला दिया और विधि वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेनका ने उस हल्दी को घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तैयार हो जाओ समृद्धि, तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत मैं इसी हल्दी से करूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए उस हल्दी में गुलाब जल, दूध और गंगा जल मिलाने लगी। अब क्या होगा आगे? आखिर क्या सोच रखा है मेनका ने? क्या मेनका समृद्धि के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा। अगले दिन सब गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लग गए। जहाँ पर सारे घर वाले गोद भराई की तैयारी में लगे हुए थे, वहीं समृद्धि अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज समृद्धि पीले रंग की साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी और उस पर से उसका उभरा हुआ पेट जो उस साड़ी के पल्लू में से झांक रहा था वो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। विक्रम ने समृद्धि के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके मोटे मोटे गालों को दबाते हुए बोला, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। इस पर समृद्धि मुंह बनाते हुए बोली, आपको तो मैं ऐसे प्यारी लगूंगी ना, आपको पता भी है आपकी राजकुमारी मुझे कितना परेशान करती है। समृद्धि के ये बोलने पर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके पेट के पास बैठकर प्यार से उसके पेट को चूमते हुए बोला, मेरी प्यारी सी राजकुमारी, अपनी माँ को इतना परेशान मत किया करो। आपके पापा आपकी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा कम। आपसे तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। विक्रम की बात सुनकर समृद्धि शर्मा गई। तभी वहाँ पर अचानक से मेनका आ गई। मेनका ने जब विक्रम को समृद्धि के पेट के पास बैठे हुए देखा और समृद्धि को इस तरह से खुश होते हुए देखा तो उसके दिल में आग सी लग गई। उसने कस के दरवाजे को अपने हाथों में जकड़ लिया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाई और उन दोनों की तरफ बढ़ गई। उसने विक्रम से कहा, बस अपनी बीवी से इतना सारा प्यार बाद में कर लेना, अभी गोद भराई की रस्म का वक्त हो रहा है। उसके ये बोलते ही विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, नहीं वो तो मैं बस समृद्धि की साड़ी सही कर रहा था। तो इस पर मेनका बोली, हाँ वो तो मैंने देखा कि तुम किस तरह से साड़ी सही कर रहे थे, अब रहने भी दो। मेनका के ये बोलते ही विधि भी कमरे में आ गई और बोली, अपना ये रोमांस बाद में करना, अब हमें समृद्धि को ले जाने दो। विधि के ये बोलते ही विक्रम शर्मा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं विधि और मेनका समृद्धि को लेकर नीचे जाने लगे। वहीं देवयानी जी समृद्धि को नीचे आता हुआ देखकर पृथ्वी जी से बोली, भाई साहब, बहू का ये 8वां महीना चल रहा है और आपने अभी तक बहू को नीचे वाला कमरा नहीं दिया। तो इस पर पृथ्वी जी बोले, भाभी मैं क्या करूं? मैंने विक्रम और समृद्धि दोनों से कहा था, लेकिन समृद्ध है कि अपने कमरे को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। बोलती हैं कि उनके कमरे की बालकनी से जो बगीचा दिखता है उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है देखने में और उसे देखकर उनका मन खुश हो जाता है। अब क्या कर सकता हूँ, बहू को जब बेटी माना है तो उसकी बात भी तो माननी पड़ेगी। पृथ्वी जी की बात पर देवयानी जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ आपने बेटी माना है बहू को और आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि अगर वो किसी गलत बात के लिए बोल रही है तो भी आप वो पूरा करेंगे। फिर उन्होंने समृद्धि की तरफ देखा और बोली, आपने अपने पिता होने का फर्ज निभा दिया उसकी बात मान के, अब हम अपनी माँ होने का फर्ज निभाएंगे, उन्हें सही बात बताकर, फिर चाहे वो डांट फटकार के ही क्यों ना हो। देवयानी जी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी मेनका और विधि समृद्धि को धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे ले आए। फिर उन्होंने उसे लाकर झूले पर बैठा दिया। पंडित जी ने समृद्धि और उसके होने वाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए और सब काम अच्छे से हो जाए उसके लिए हवन करना शुरू किया। धीरे धीरे सब ने उस हवन में आहुति दी और प्रसाद ग्रहण किया। पंडित जी भी अपना प्रसाद ग्रहण करके और अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। उसके बाद देवयानी जी बोली, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी गोद भराई की रस्में।
उनके ये बोलते ही धीरे धीरे करके गोद भराई की बहुत सारी रस्में होने लगीं। समृद्धि को उन सारी रस्मों में बहुत मजा भी आ रहा था, लेकिन मेनका से उसकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि वो कब अपने काम को अंजाम दे। तभी सारी रस्में होने के बाद मेनका बोली, आंटी जी, अब हमें वो हल्दी वाली रस्म भी कर लेनी चाहिए। बस एक वही रह गई है, बाकी तो सारी रस्में हो गई हैं। मेनका के ये बोलने पर देवयानी जी बोली, अरे हाँ बेटा, आपने याद दिला दिया। आप उस हल्दी के कटोरे को ले आइए, फिर हम उस रस्म को भी कर देते हैं। मेनका रसोई की तरफ गई और उस हल्दी से भरे हुए कटोरे को ले आई। उसने उस कटोरे को समृद्धि के सामने रखी टेबल पर रख दिया। एक एक करके पहले देवयानी जी ने, फिर विधि ने, फिर वैदेही ने, सबने समृद्धि को हल्दी लगाई और उसके कान में उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छी बात बोली, जिसे सुनकर समृद्धि हर बार शर्मा जाती। ये देखकर मेनका का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। जब सब समृद्धि को हल्दी लगा रहे थे और उस रस्म को एंजॉय कर रहे थे, तभी मेनका ने सबकी नजरों से बचकर अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को खोला और उसमें से कुछ सफेद रंग का पाउडर निकला, जिसे उसने अच्छे से अपने हाथों में लगा लिया। सबके हल्दी लगाने के बाद मेनका आगे आई और उस हल्दी से भरे हुए कटोरे में उसने अपने दोनों हाथों को अच्छे से डाल दिया। ये देखकर विधि बोली, मेनका, हमें तो बस शगुन के लिए हल्दी लगानी, फिर इतनी सारी हल्दी क्यों ली है तुमने? विधि की बात पर मेनका बोली, मेरा तो समृद्धि से डबल रिश्ता है, मैं उसकी दोस्त भी हूँ और बहन भी, तो मेरा तो बहुत ज्यादा हल्दी लगाने का बनता है ना। उसके ये बोलने पर देवयानी जी बोली, बिल्कुल सही बेटा, अच्छे से हल्दी लगाओ अपनी दोस्त को। देवयानी जी के ये बोलने पर मेनका ने कुटिल मुस्कान के साथ उस हल्दी को समृद्धि के चेहरे पर लगाया। उसने खास करके उस हल्दी को समृद्धि के नाक के पास लगाया था, ताकि से समृद्धि उस पाउडर को अपनी सांसों में ले सके। फिर उसने उस हल्दी से भरे हुए हाथ को उसके पेट पर लगाया और उसके कान में कुछ बोली, जिसे सुनकर समृद्धि मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद देवयानी जी बोली, चलिए अब विधि मेनका, आप समृद्धि को उनके कमरे में छोड़कर आइए और उनका खाना भी वहीं पहुंचवा दीजिए। बाकी सब खाना खाने के लिए चलिए। देवयानी जी के ये बोलने पर सब खाना खाने के लिए बाहर की तरफ चले गए, जहां पर खाने का इंतजाम हुआ था। विधि और मेनका समृद्धि को सीढ़ियों से धीरे धीरे करके ऊपर ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग सीढ़ियों के बीच में पहुंचे, तभी मेनका बोली, अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अगर वो काम नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विधि, आप प्लीज समृद्धि को संभाल कर ऊपर ले जाइए। उसके ये बोलने पर विधि बोली, हाँ तुम जाओ मेनका, मैं ले जाऊंगी। ठीक है। ये बोलकर मेनका वहां से चली गई। अब मेनका नीचे आकर एक साइड में खड़े होकर विधि और समृद्धि को देख रही थी। समृद्धि एक एक कदम बढ़ाकर सीढ़ियों पर रख रही थी और वहीं विधि उसकी मदद कर रही थी ऊपर जाने में। ये देखकर मेनका बोली, नहीं, ऐसे तो मेरा बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा, इस विधि को वहां से हटाना पड़ेगा। उसने कुछ सोचा, तभी उसकी नजर शौर्य पर गई। वो शौर्य के पास आ गई और बोली, शौर्य बेटा, आप मेरा एक काम कर दोगे? तो इस पर शौर्य बोला, जी आंटी बोलिए। उसने इशारा करते हुए कहा, वहां पर देखो, पानी का ग्लास रखा हुआ है, मुझे ला दो। उसने शौर्य से इतना कहा और शौर्य पानी का गिलास लेने के लिए उधर की तरफ भाग गया। जिस तरफ शौर्य गया था उस तरफ मेनका ने हल्का सा तेल गिरा दिया था। शौर्य ने जैसे ही उस तेल पर अपना पैर रखा तो उसका पैर फिसलता चला गया और वो अचानक से नीचे गिर गया और उसका सिर डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई कुर्सी से टकरा गया और वो जोर से चिल्लाया। शौर्य के चिल्लाते ही सबने उस तरफ देखा और विधि की भी नजर उस तरफ गई। विधि ने जब देखा कि शौर्य के सिर में चोट आ गई है और उसके खून निकल रहा है तो वो एकदम से घबरा गई। इस पर समृद्धि बोली, विधि, आप शौर्य के पास जाइए, देखिए कहीं उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। तो इस पर विधि बोली, लेकिन तुम? तो इस पर समृद्धि बोली, मेरी चिंता मत करिए विधि, इस वक्त शौर्य को आपकी जरूरत है, आप जाइए। समृद्धि ने विधि को नीचे भेज दिया और अब वो बस 2 सीढ़ियां नीचे खड़ी थी। विधि ने जल्दी से आकर शौर्य को देखा तो उसके सिर पर बहुत ही हल्की सी चोट आई थी और हल्का सा ही खून निकला था। ये देखकर विधि ने एक चैन की सांस ली। इससे पहले कि विधि वहां से उठकर दोबारा समृद्धि के पास जा पाती कि तभी समृद्धि को चक्कर आने लगे और उसने आगे वाली सीढ़ी पर अपना पैर रखा ही था कि उस सीढ़ी पर से उसका पैर अचानक से फिसल गया और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। ये देखकर सबकी सांसें अटक गईं। समृद्धि को इस तरह से सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर और उसकी चीखें सुनकर सब वहां पर भागते हुए आ गए, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते तब तक समृद्धि सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी और अब उसके आसपास खून ही खून था। समृद्धि जोर से अपने पेट पर हाथ रखकर चिल्लाई और फिर बेहोश हो गई। ये देखकर सब घबरा गए। फ्लैशबैक एंड्स। ये सुनते ही सब बुत बने वहां खड़े रह गए। तभी मेनका के गाल पर एक जोरदार चांटा लगा। सब हैरानी से उस इंसान को देखने लगे जिसने मेनका को चांटा मारा था। मेनका अपने गाल पर हाथ रखे हुए जलती हुई आंखों से उस इंसान को देख रही थी जो उसके सामने खड़ा था। आराध्या ने मेनका को गुस्से भरी नजरों से देखा और बोली, तो वो आप थी जिसकी वजह से हम हमारी माँ से अलग हो गए। आपने हमारी माँ को हमसे छीना, आपने हमारा घर खराब किया, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई।
अपनी ही दोस्त के साथ ऐसा करते हुए, जिसने आपको अपनी बहन से बढ़कर माना। आपने उसी के घर को बर्बाद कर दिया। आराध्या की बातों ने मेनका को गुस्सा दिला दिया और उसने भी आराध्या पर अपना हाथ उठाया। तभी रुद्राक्ष बीच में आया और मेनका का हाथ पकड़कर बोला, अपनी हद में रहो, वरना मैं उम्र का और रिश्ते का लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा देखकर मेनका एक पल को घबरा गई, लेकिन आज जब उसकी सारी साजिशें सबके सामने खुल ही गई थी तो उसे लगा कि अब और नाटक करने का फायदा नहीं है। वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मुझे नफरत है इस लड़की से, इसकी माँ से। इन दोनों ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है। पहले इसकी माँ ने मेरे प्यार को मुझसे छीना और अब इसने मेरी बेटी के प्यार को उससे छीन लिया। पता नहीं ये कैसे बच जाती है हर बार। मेनका की बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, इसे कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि इसके आगे मैं खड़ा हूँ, इसकी ढाल बन के हमेशा। रुद्राक्ष की बात सुनकर मेनका जोर जोर से हंसने लगी और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, आखिर कब तक बचाओगे तुम इसे? कभी ना कभी तो इसे मरना ही होगा। मेनका की इस बात पर विक्रम जी ने उसे एक और थप्पड़ मारा और बोले, मेरी बेटी को हाथ लगाकर तो देखो। तो इस पर मेनका उसे घूरते हुए बोली, तुमने तो बस इतना ही सुना है विक्रम, तो तुम्हारा खून खौल गया। जब आगे का सुनोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसकी इतनी गिरी हुई सोच भी हो सकती थी। ये देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अपने एक तरफा प्यार को पाने के लिए उसने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। तभी मेनका आगे बोली, तो जैसा कि आप सबको पता है कि समृद्धि सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और फिर उसको जल्दबाजी में अस्पताल ले जाया गया। वैसे तो मैंने सोचा था कि अस्पताल में किसी न किसी तरह से इंतजाम करके उसे वहीं खत्म कर दूं और उसके बच्चे को भी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल में हर वक्त उसके पास कोई ना कोई रहता था। जब से ये लड़की हुई, आराध्या की तरफ गुस्से में देखकर मेनका बोली, तब से खुराना परिवार ने इस लड़की पर अपना ऐसे हक जमा लिया जैसे कि वो उनकी बेटी हो। कभी रुद्राक्ष उसके पास रहता तो कभी कभी विधि और संजय। मुझे इसे खत्म करने का मौका मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर खत्म करना ही है तो क्यों ना अपना काम पूरा करके ही खत्म करूं। माँ को तो मैंने अपाहिज बना ही दिया था, बेटी को तो मैं कभी भी मार सकती थी। फिर मैंने अपने आगे के जाल को बुनना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे करके सबको अपने भरोसे में लिया। सबसे पहले उस बुढ़े पृथ्वी राजवंश को। उसके सामने मैं इस तरह से रहती थी कि उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि अगर वो मेरी शादी विक्रम से करेगा तो मैं उसके घर को अच्छे से संभाल लूंगी। फिर मैंने समृद्धि के सामने भी कुछ ऐसा नाटक किया कि उसे भी यकीन दिला दिया कि अगर वो मेरी शादी विक्रम से होने देगी तो मैं उसके घर को अच्छे से संभाल लूंगी और उसके बच्चों को भी। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। समृद्धि ने विक्रम को मुझसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। लेकिन मैं जानती थी, क्योंकि अब मैंने समृद्धि के दिमाग में ये बात डाल दी है, तो वो कैसे ना कैसे करके विक्रम से मेरी शादी करवा ही देगी। इसलिए मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सब कुछ उस पर छोड़ दिया और हुआ वही जो मैं चाहती थी। विक्रम को तुम सबने इतना मजबूर कर दिया कि उसे हारकर मुझसे शादी करनी ही पड़ी। फिर आया वो दिन जिसका मुझे कब से इंतजार था, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। विक्रम और मेरी शादी का दिन। सोचा था बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी होगी, लेकिन विक्रम ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया ये बोलकर कि ये उसकी दूसरी शादी है और वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है, इसीलिए वो शादी मंदिर में करेगा। मैं इस पर भी मान गई। शादी होने के बाद सुहागरात की सेज पर मैं बैठी हुई विक्रम के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया। उसका इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, लेकिन विक्रम एक बार भी कमरे में नहीं आया। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वो समृद्धि के कमरे में उसके बिस्तर पर उसके साथ सो रहा था। ये देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। जिसको पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपनी ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो अभी भी मुझे छोड़कर उसके पास था। ये देखकर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने प्लान बनाया कि मैं अब विक्रम को अपने हिसाब से पाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की विक्रम के दिल में अपनी जगह बनाने की। विक्रम को मुझ पर यह भरोसा तो हो गया था कि मैं उसके घर परिवार को संभाल लूंगी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। उसने मुझसे साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने सिर्फ मुझसे शादी अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी की सेवा करवाने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए की है। इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद आपने क्या सोचा कि आपको आपकी खुशियां मिल जाएंगी, जिसे पाने के लिए आपने 2 मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर उन्हीं ने आपको आपकी सही जगह दिखा दी। सबने उस तरफ देखा जहां से ये आवाज आई थी। मेनका भी हैरानी से उस इंसान को देख रही थी। आखिर कौन है ये जिसने मेनका से ये सब कहा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा। सबने हैरानी से उस इंसान को देखा जिसने ये सब कहा था। मेनका भी अचरज से उस इंसान को देख रही थी। तभी मेनका बहुत ही धीमी आवाज में बोली, काव्या, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी माँ कभी कुछ गलत कर सकती है? क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने तुम्हें बताया? उस समृद्धि और विक्रम ने मिलकर मुझे धोखा दिया। समृद्धि ने मुझसे मेरा प्यार छीना और तुम मुझे गलत कह रही हो। मेनका की बातें सुनकर
काव्या को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, कौन सा प्यार माँ, और कैसा प्यार? अरे पापा ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। इतने सालों में तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पापा आपकी तरफ नजर उठाकर देखा हो, कभी प्यार से आपसे बात की। वो 1 मिनट के लिए भी आपके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं माँ। तो आपसे प्यार करने की बात तो बहुत दूर है। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने पागलपन में आकर कितनी जिंदगियां खराब कर दी, इस बात का आपको अंदाजा तक नहीं है। और अभी भी आप सिर्फ यही बोल रही हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। फिर काव्या थोड़ा रुकी और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं माँ, जो आप बचपन से मेरे दिमाग में भरती आई थी कि रुद्राक्ष और मेरी शादी होगी और हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, वो भी इसी सब का हिस्सा था, क्योंकि आपको अपना बदला लेना था। और वो बदला आपका यहाँ तक नहीं रुका, आपको आराध्या से भी बदला लेना था, क्योंकि वो उनकी बेटी है जिससे आप नफरत करती हो। इसलिए आपने मुझे मोहरा बनाया और रुद्राक्ष से मुझे प्यार करने पर मजबूर किया। ये बोलते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार आपसे कहा था कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो हर वक्त मुझे गुस्से में देखते हैं। तो उस दिन आपने मेरे गाल पर एक जोरदार चांटा मारा था और मुझसे कहा था कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष से होगी और मैं उसके अलावा कभी किसी और के बारे में ना सोचूं। तब मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी खुद की माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। आखिर वो मुझे एक ऐसे इंसान के साथ क्यों बांधना चाहती है जिंदगी भर के लिए, जो ना तो मुझे कभी खुश रखेगा और ना ही कभी मुझे प्यार देगा। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सब तुमने अपनी जलन और अपने गुस्से के चलते किया, क्योंकि तुम्हें उनसे नफरत थी, इसलिए तुमने उनसे बदला लेने के लिए उनकी बेटी तक को भी चोट पहुंचाने के बारे में सोचा। और मुझसे अच्छा मोहरा तो तुम्हारे लिए कौन ही होता है ना माँ। काव्य के ये बोलते ही मेनका एकदम से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या जो भी कह रही है वो सच है। मेनका ने कुछ कहने की कोशिश की तो काव्या ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया और बोली, बस कर दो माँ, बहुत हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की माँ ऐसी होगी। मुझे तो लगा था कि हमेशा आपके साथ गलत हुआ है। पापा ने आपके साथ गलत किया है, आपको आपके हक और अधिकार नहीं दिए। और शायद मैं ये भी सोचती थी कि पापा ने मेरे साथ भी गलत किया है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि पापा मुझसे आज इतनी नफरत क्यों करते हैं। जिस इंसान से उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया, तो उसकी बेटी को वो प्यार से कैसे देख सकते थे, कैसे मान सकते थे उसे अपनी बेटी। ये बोलकर काव्या रोती हुई वहां से चली गई। काव्या को वहां से जाते देख मेनका भी उसके पीछे जाने लगी। तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा मेनका, आज तुम्हें सारी सच्चाई बताकर जाना होगा। विक्रम के ये बोलते ही मेनका ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तो सुनो। उसने आगे बताना शुरू किया। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। जब मेनका ने देखा कि विक्रम उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आता है और वो हर रात समृद्धि के साथ ही सोता है, तो ये देखकर मेनका का दिमाग खराब हो गया और उसने एक फैसला किया। मेनका वैसे भी एक डॉक्टर थी, तो उसे हर तरह की दवाइयों की जानकारी थी। उसने एक ऐसी नशीली दवाई को खरीदा जिसको लेने से इंसान आधे नशे और आधे होश में रहता है और वो कुछ कुछ चीजें भी इमेजिन करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में क्या कर रहा है इस बात का उसे कुछ होश नहीं रहता। मेनका ने विक्रम के खाने में उस दवाई को मिला दिया और विक्रम ने वो खाना खाया, जिसकी वजह से उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। खाना खाने के बाद वो उठकर समृद्धि के कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके कमरे तक जा पाता कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। मेनका, जो उसके पीछे ही थी, उसने विक्रम के हाथ को अपने कंधे पर रखा और उसे अपने कमरे की तरफ ले गई। विक्रम, जो कि आधा नशे में और आधा होश में था, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मेनका विक्रम के करीब आई तो विक्रम को लगा कि उसके पास समृद्धि है। उसने प्यार से मेनका के माथे को चूमा और बोला, समृद्धि, मैंने तुम्हें कितना याद किया ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। विक्रम के मुंह से अभी भी समृद्धि का नाम सुनकर मेनका की आंखों में गुस्सा झलकने लगा, लेकिन फिर वो मन में मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं विक्रम, नशे में तुम समृद्धि का चाहे कितना नाम क्यों न लो, लेकिन रहोगे तो तुम मेरी बाहों में ही। ये बोलकर वो उसके करीब आ गई। अगली सुबह विक्रम के उठने से पहले ही मेनका वहां से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहां से बाहर चली गई। उसने विक्रम को भी उसके कपड़े सही से पहना दिए ताकि से विक्रम को उस पर कोई शक ना हो। ये सिलसिला अगले 1 महीने तक चलता रहा। मेनका रोज विक्रम के खाने में उस नशीली दवा को मिलाती और विक्रम समृद्धि के कमरे में जाने से पहले ही लड़खड़ाने लगता और फिर मेनका उसे अपने साथ ले जाती। जब विक्रम सुबह उठता तो मेनका उससे कहती कि शायद समृद्धि की टेंशन लेकर और ऑफिस के काम को लेकर वो ज्यादा परेशान रहता है, जिसकी वजह से उसे नींद जल्दी आ जाती है। तो मेनका उसे अपने कमरे में सोता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती। लगभग 1 महीने तक ये सब चलता रहा। विक्रम को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा कि आज वो मेनका के दिए हुए खाने को नहीं खाएगा। वो देखना चाहता था कि आखिर उसके बाद क्या होता है। मेनका ने विक्रम के आगे खाना रखा तो विक्रम बोला, मेनका, एक काम करो, मैं जब तक खाना खा रहा हूँ तब तक तुम समृद्धि के पास बैठ जाओ और देखना उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। तब तक मैं खाना खा कर आता हूँ।
मेनका जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि विक्रम रोज खाना खा ही लेता है, तो वो आज भी खा ही लेगा। वो चुपचाप समृद्धि के कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद विक्रम ने उस खाने को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और ठीक आधे घंटे बाद समृद्धि के कमरे में आ गया। वो समृद्धि के कमरे में आते हुए लड़खड़ाने लगा। विक्रम पूरी तरह से बेहोशी में जाने का नाटक कर रहा था, जिससे मेनका को यकीन हो गया। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके हाथ को अपने कंधे पर रखकर उसे अपने कमरे की तरफ ले गई। मेनका मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, बस यही सब यूं ही चलता रहे, तुम मेरे पास रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेनका उसे अपने कमरे में लाई और अपने बेड पर उसे लिटाने के बाद अपने कपड़ों को खोलने लगी। विक्रम ने अभी भी नींद में होने का नाटक किया। मेनका उसके ऊपर आई तो विक्रम बोला, समृद्धि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस पर मेनका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कितनी अच्छी बात है ना विक्रम, रोज रात को तुम नाम तो समृद्धि का लेते हो, लेकिन सोते मेरी बाहों में हो। ये बोलकर वो विक्रम के होठों की तरफ बढ़ने लगी तो विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया और मेनका सीधे जमीन पर जाकर गिरी। मेनका हैरानी से विक्रम को देख रही थी, जो उसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। उसने मेनका की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मेनका जल्दी से घबराकर खड़ी हो गई। विक्रम ने एक जोरदार थप्पड़ मेनका के गाल पर मारा और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तो ये कर रही थी तुम पिछले 1 महीने से मेरे साथ? क्या कहा था तुमने मुझे कि थकान की वजह से मुझे नींद जल्दी आ जाती है, और मैं बेवकूफ तुम्हारी इस बात को मान भी गया। तुम रोज मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाकर मुझे यहाँ अपने कमरे में ले आती थी और जो तुम्हारा मन करता था वो मेरे साथ करती थी। कितनी गिरी हुई हो तुम मेनका, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तो इस पर मेनका बोली, शर्म कैसी, तुम मेरे पति हो। मेनका की ये बोलते ही विक्रम हंसते हुए बोला, पति? वो भी मैं तुम्हारा? शायद तुम भूल रही हो मेनका कि मेरी पहली बीवी अभी भी जिंदा है और उसके जिंदा रहते हुए तुम मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, और ना ही मैंने उसे तलाक दिया है जो तुम मेरी बीवी बन जाओगी। विक्रम की बातें मेनका के सीने में बहुत बुरी तरह से चुभ रही थीं, लेकिन वो गुस्से में बोली, चाहे कुछ भी कहो विक्रम, लेकिन ये सच है कि तुमने मुझसे शादी की है। तुम्हारे प्यार को पाना मेरा हक है और तुम मुझसे मेरा ये हक छीन नहीं सकते। तो इस पर विक्रम गुस्से में मेनका की गर्दन को पकड़कर उसे दबाते हुए बोला, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूँ और किसी को कानो कना खबर भी नहीं होगी। जानती हो ना क्यों? विक्रम के ऐसा करते ही मेनका घबरा गई। उसने विक्रम के हाथ से अपने गर्दन को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। तभी वहां पर किसी की तेज आवाज गूंजी, विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर पृथ्वी जी खड़े थे। उन्हें देखकर विक्रम ने मेनका की गर्दन को छोड़ दिया और मेनका एकदम से जमीन पर गिर गई। मेनका की गर्दन पर विक्रम की इतनी ज्यादा पकड़ थी कि मेनका सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कि वो तभी बेहोश हो गई। मेनका को बेहोश होता देखकर पृथ्वी जी घबरा गए और विक्रम से बोले, ये क्या किया तुमने विक्रम? विक्रम कुछ बोल पाता कि तभी पृथ्वी जी बोले, अब उठाओ इसे और जल्दी से अस्पताल ले चलो। विक्रम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता की बात काटना भी उसे सही नहीं लगा। उसने मेनका को उठाया और वो दोनों मेनका को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेनका का चेकअप करके बाहर आई और विक्रम की तरफ देखकर बोली, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको उनका, खास करके इस हालत में जब एक औरत को बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत होती है। डॉक्टर के ये बोलते ही पृथ्वी जी समझ गए और डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मेनका माँ बनने वाली है? पृथ्वी जी की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। डॉक्टर आगे बोली, वो 15 दिन से प्रेग्नेंट है। जहाँ पृथ्वी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं विक्रम के होश उड़े हुए थे। कहाँ वो सोच रहा था कि वो मेनका को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा, लेकिन अब मेनका के प्रेग्नेंट होने की वजह से विक्रम जानता था कि उसके पिता उसे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। विक्रम एक हारे हुए इंसान की तरह वहीं रखी बेंच पर बैठ गया। पृथ्वी जी ने जब उसे इतना परेशान देखा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक बार फिर से बाप बनने वाले हो। विक्रम ने गुस्से में अपने हाथों को उस बेंच पर दबाया और बोला, पिताजी, मेरे लिए मेरी बीवी सिर्फ एक है और वो है समृद्धि, और मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिनका नाम अर्जुन और आराध्या है। इसके अलावा ना तो मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई बच्चा। अगर आप उसके इस बच्चे को रखना चाहते हैं और उसे भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आज के बाद उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी जी हैरान थे। उन्होंने विक्रम से सवाल करते हुए कहा, पर बेटा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से कर रहे हो? विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और पृथ्वी जी की तरफ देखने लगा। वो अपने मुंह से बोलना चाहता था कि मेनका ने उसके साथ कितना गलत किया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता के सामने ये बात कैसे रखे। उसने पृथ्वी जी की तरफ देखा और बोला, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने मेनका से शादी मेरे घर वालों के लिए की थी, ना कि अपने लिए। इसलिए अगर आपको उसका बच्चा रखना है
तो आप रखें, लेकिन मेरा उससे और उसके बच्चे से कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर विक्रम वहां से जाने लगा तो पृथ्वी जी बोले, कहाँ जा रहे हो विक्रम? मेनका अभी भी अस्पताल में ही है, अगर उसे तुम्हारी जरूरत हुई तो इस पर विक्रम बोला, मैंने अभी आपको बताया पिताजी, वो लड़की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ जो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये बोलकर विक्रम वहां से निकल गया। वहीं पृथ्वी जी हैरान परेशान होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वहीं मेनका जो हॉस्पिटल रूम में थी, उसे थोड़ी देर में होश आया। उसके पास नर्स खड़ी थी। उसने नर्स की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ है मुझे? तो इस पर नर्स मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। नर्स की बात सुनकर मेनका के चेहरे पर जो डर था वो खुशी में बदल गया और वो खुश होते हुए बोली, क्या आप सच बोल रही हैं? क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? तो इस पर नर्स ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, जी आप माँ बनने वाली हैं। आपकी फैमिली बाहर आपका इंतजार कर रही है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? नर्स के पूछने पर मेनका खुश होते हुए बोली, जो बिल्कुल, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। मेनका को लगा कि विक्रम बेसब्री से बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है, इसलिए विक्रम उसे अपना लेगा। ये सोचकर मेनका खुश हो रही थी। लेकिन तभी पृथ्वी जी हॉस्पिटल रूम में आए। उसने पृथ्वी जी को देखा और फिर वो पृथ्वी जी के पीछे देखने लगी। पृथ्वी जी समझ गए कि मेनका विक्रम को ढूंढ रही है। उन्होंने एक हताशा भरी आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं है बेटा, विक्रम यहाँ से जा चुका है। पृथ्वी जी के ये बोलने पर मेनका का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया और वो हैरानी से बोली, वो चले गए? क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मेनका ने एक उम्मीद के साथ पृथ्वी जी की तरफ देखा तो पृथ्वी जी बोले, वो जानता है कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया है कि उसका तुमसे और इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी जी की बात सुनकर मेनका तो एकदम से जड़ हो गई। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अपने माँ बनने पर खुश होना चाहिए या दुखी। अब क्या होगा आगे? क्या मेनका विक्रम के इस फैसले को मानेगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा। पृथ्वी जी की बात सुनकर मेनका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बनने की खबर पर खुश हो या दुखी हो। उसने तो सोचा था कि विक्रम को जब पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है तो विक्रम इस बात को सुनकर बहुत खुश होगा और उसे अपनी जिंदगी में अपना लेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि विक्रम उसे वहीं अकेला छोड़कर वापस घर जा चुका है समृद्धि के पास, तो ये जानकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी पृथ्वी जी बोले, मेनका बेटा, अगर तुम्हें सही लग रहा हो तो हम घर चलते हैं। पृथ्वी जी की आवाज सुनकर वो होश में आई। मेनका की ये हालत देखकर पृथ्वी जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने नर्स से कहा, आप इनके डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाइए, हम इन्हें अभी घर लेकर जाएंगे। उनकी बात सुनकर नर्स वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पर आ गए। मेनका चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी, लेकिन उसे विक्रम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पृथ्वी जी बोले, बेटा आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, अब आपको अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसी हालत में आपका परेशान होना ठीक नहीं है। उनकी बात सुनकर मेनका ने हाँ में सिर हिला दिया और पृथ्वी जी वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। मेनका भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। मेनका ने जब उस तरफ जाकर देखा तो वो आवाज समृद्धि के कमरे से आ रही थी। मेनका दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने देखा कि विक्रम और समृद्धि एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दोनों को इतना खुश देखकर मेनका के सीने में आग लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि विक्रम इसी तरह से उससे बात करे जैसे वो समृद्धि से करता है। आखिर विक्रम इस तरह से उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? उसमें ऐसी क्या कमी है और समृद्धि में ऐसा क्या है जो विक्रम उसके लिए पागल है? ये सारी बातें मेनका को और भी ज्यादा पागल कर रही थीं। उसने अपना एक कदम कमरे में जाने की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी उसने अपने कदमों को रोक लिया। उसे विक्रम की थोड़ी देर पहले की गई हरकत याद आ गई कि किस तरह से विक्रम ने उसके गले को पकड़ा था। वो याद करते ही मेनका ने अपने कदम रोक लिए और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मेनका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन विक्रम ने मेनका के साथ एक पल भी नहीं बिताया। वो अपना पूरा समय सिर्फ समृद्धि को देता था। समृद्धि जब भी मेनका के बारे में पूछती थी तो विक्रम बोलता था कि उसे और भी जरूरी काम है, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आती। अब मेनका का पेट दिखने लगा था। जब भी डॉक्टर के जाना होता था तो पृथ्वी जी ही मेनका को लेकर जाते थे। मेनका को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि विक्रम उसके साथ डॉक्टर के नहीं जाता। एक बार उसने विक्रम के सामने बोलने की कोशिश की भी थी, लेकिन विक्रम ने उसे ये बोलकर रोक दिया कि मेरी तरफ से तुम इस बच्चे को गिरा भी सकती हो। जब मैंने ये बच्चा तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से किया ही नहीं है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। विक्रम की इस बात ने मेनका के दिल में और घाव कर दिए। मेनका अब शांत रहकर सिर्फ अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते उसकी प्रेगनेंसी को 9वां महीना भी लग गया। 9वां महीना लगते ही उसे लगा कि शायद अब उसकी गोद भराई भी होगी। उसने पृथ्वी जी से पूछा
कि क्या उसकी गोद भराई होगी या नहीं। सबने विक्रम से कहा कि मेनका की गोद भराई होनी चाहिए, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया और बोला, अगर ऐसा कुछ करने का कोई सोचेगा भी तो मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। विक्रम के मना करने के बाद किसी ने भी फिर आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। अपनी गोद भराई का फंक्शन कैंसिल होता देख मेनका और भी ज्यादा पागल होने लगी, लेकिन उसने फिर भी सब्र किया। उसे लगा एक बार उसका बच्चा हो गया तो विक्रम शायद उसे अपना लेगा। इसी उम्मीद से मेनका की डिलीवरी का वक्त भी आ गया। उस दिन हॉस्पिटल में संजय, विधि और खुराना परिवार के और भी लोग थे और पृथ्वी जी भी वहीं पर थे। लेकिन विक्रम आज भी मेनका के साथ हॉस्पिटल में नहीं था, वो घर पर समृद्धि के पास था। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, उसे मेनका और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। संजय और विक्रम की तो लड़ाई तक हो गई थी इस बात को लेकर। संजय ने विक्रम से कहा था कि अगर उसे बच्चा चाहिए नहीं था तो उसने बच्चा किया ही क्यों। विक्रम संजय को बताना तो चाहता था, लेकिन वो ये बात किस मुंह से बताता कि मेनका ने उसके साथ क्या किया है। उसने संजय की बात को ना सुनते हुए अपनी बात रखी और बोला, मुझे मेनका और उसके बच्चे से मतलब नहीं है। अगर तुम सबको उसके बच्चे से मतलब रखना है तो रखो, मुझे इन सब झमेलों से दूर रखो। वहीं मेनका ने काव्या को जन्म दे दिया था। हॉस्पिटल में 4 दिन रहने के बाद डिस्चार्ज होकर मेनका जब घर आई तभी पृथ्वी जी को ऑफिस से कोई जरूरी फोन आ गया। उन्होंने मेनका की तरफ देखा और बोले, मेनका बेटा आप घर पर जाइए, हमें कुछ जरूरी काम आ गया है, हमें ऑफिस जाना होगा। तो इस पर मेनका ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी बच्ची को लेकर घर के अंदर जाने लगी। तभी घर की नौकरानी आई और बोली, रुक जाइए मेम साहब। नौकरानी के इस तरह से रोकने से मेनका को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरे घर में आने से रोको। तुम भूल रही हो तुम यहाँ पर सिर्फ एक नौकरानी हो और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मेनका की बात को सुनकर नौकरानी अपना सिर झुकाते हुए बोली, मेम साहब वो हमें छोटे मालिक ने बोला है कि हम आपको अंदर ना जाने दें। नौकरानी की बात सुनकर मेनका का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, विक्रम ऐसा क्यों करेंगे, हम उनकी पत्नी है। आज हम उनके बच्चे को घर पर लेकर आए हैं, वो अपने बच्चे से मिलना चाहेंगे और तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो। मेनका ने कहा तो नौकरानी बोली, हमने उनसे 2 बार पूछा था मेम साहब, लेकिन छोटे मालिक ने यही कहा कि हम आपको घर के अंदर ना आने दे। उनका कहना है कि अगर छोटी बहू रानी ने बच्चे की आवाज सुनी तो वो पूछेंगी कि ये बच्चा कहाँ से आया, और छोटे मालिक नहीं चाहते कि उनको पता चले कि आपके बच्चा हुआ है। नौकरानी की बात सुनकर मेनका गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने अपना हाथ नौकरानी को मारने के लिए उठाया ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेनका ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ पर विक्रम खड़ा था। विक्रम ने मेनका के हाथ को नीचे किया और बोला, चुपचाप आउट हाउस में चली जाओ, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने वहीं करवाया है और वहाँ पर 2 नौकरानियां भी हैं जो तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को संभालेंगे। विक्रम की बात सुनकर मेनका तो पागल सी हो गई और चिल्लाती हुई बोली, तुम पागल हो गए हो विक्रम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। देखो ना विक्रम, कितनी प्यारी बेटी हुई है हमें, और तुम अपनी बेटी को प्यार करने की जगह और मुझे संभालने की जगह हम दोनों को नौकरों की तरह आउट हाउस में भेज रहे हो। मेनका की बात सुनकर विक्रम ने उसे गुस्से में देखा और बोला, ये बच्चा तुमने धोखे से किया है मेनका, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और इस बच्चे को किया, तो अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें अकेले ही उठानी होगी। ये बोलकर विक्रम ने नौकरानी को इशारा किया तो नौकरानी मेनका का सामान उठाकर आउट हाउस की तरफ चली गई। मेनका ने देखा कि विक्रम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। उसने जानबूझकर काव्या के हाथ पर हल्के से नोचा तो काव्या रोने लगी। काव्या के रोने से उसे लगा कि शायद विक्रम पिघल जाएगा और उसे अपनी बाहों में ले लेगा और फिर उसे घर के अंदर ले चलेगा। लेकिन विक्रम घर के अंदर जाते हुए बोला, मेरा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए तुम्हें अपनी बेटी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है मेनका, क्योंकि मैं ना तो तुम पर कभी ध्यान दूंगा और ना ही तुम्हारी बेटी पर। ये बोलकर विक्रम समृद्धि के कमरे की तरफ चला गया और मेनका वहीं खड़ी रह गई। उसे पता था कि अगर उसने घर के अंदर कदम रखा तो विक्रम उसका क्या हाल करेगा, इसलिए वो चुपचाप आउट हाउस की तरफ चली गई। उसने सोचा कि उसे पृथ्वी जी के आने का इंतजार करना चाहिए। जब पृथ्वी जी आएंगे तो वो उनके सामने नाटक करेगी और पृथ्वी जी उसे अपने साथ घर के अंदर ले आएंगे। तब विक्रम कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा दिन हो गया लेकिन पृथ्वी जी ऑफिस से वापस नहीं आए। शाम को मेनका बगीचे में बैठी हुई थी, तभी उसे पृथ्वी जी की गाड़ी घर के अंदर आती हुई नजर आई। उसने चमकती हुई आंखों से उस गाड़ी की तरफ देखा और पृथ्वी जी की तरफ बढ़ गई। पृथ्वी जी जैसे ही गाड़ी से बाहर आए तो मेनका को घर के बाहर देखकर बोले, मेनका बेटा आप यहाँ क्या कर रही है, आपको तो अंदर आराम करना चाहिए। तो इस पर मेनका ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू करे और बोली, देखिए ना पिताजी, इन्होंने मुझे और अपनी बच्ची को घर में लाने से मना कर दिया है। बोल रहे हैं कि अगर समृद्धि के कानों में बच्चे की रोने की आवाज गई तो वो पूछेगी कि बच्ची किसकी है, और ये नहीं चाहते कि समृद्धि को पता चले कि हम दोनों के एक बच्ची भी है। मेनका को रोता देखकर और विक्रम की हरकत के बारे में जानकर पृथ्वी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मेनका से कहा, तुम परेशान मत हो मेनका बेटा, तुम जाकर अपना सामान और अपने बच्ची को लेकर आओ, मैं देखता हूँ
कि ये तुम्हें घर के अंदर आने से कैसे रोकता है। पृथ्वी जी ये बोलकर घर के अंदर चले गए। वहीं मेनका मुस्कुराती हुई अपने आंसुओं को साफ करके बोली, चाहे तुम कुछ भी कर लो विक्रम, लेकिन अब तुम्हें समृद्धि को छोड़कर मेरा हनाव ही होगा। अब तो हमारे प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आ गई है। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे। ये बोलकर वो मुस्कुराती हुई अपने आउट हाउस की तरफ चली गई। पृथ्वी जी गुस्से में घर के अंदर आए। उन्होंने देखा कि विक्रम सामने सोफे पर बैठा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेनका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्रम ने देखा कि पृथ्वी जी बहुत गुस्से में है। उसे पता था कि पृथ्वी जी को गुस्सा क्यों आ रहा है। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, क्या चाहते हैं आप पिताजी? मैं उस औरत को इस घर में आने दूं? विक्रम की बात सुनकर पृथ्वी जी बोले, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्रम? आखिर मेनका ने ऐसा भी क्या कर दिया है? अरे वो पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है, लेकिन तुम्हें तब भी उस पर तरस नहीं आता। विक्रम ये सुन सुन के थक गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस कर दीजिए पिताजी, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता और ना ही वो बच्चा मेरा है। विक्रम की बात सुनकर पृथ्वी जी हैरान रह गए और बोले, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? पृथ्वी जी की बात पर विक्रम को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे लगा कि शायद अब पृथ्वी जी से सच को छुपाना बेकार होगा। उसने अपने आप को संभाला और बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पिताजी। ये बोलकर उसने वो सब बताया जो मेनका ने उसके साथ किया था। सारी सच्चाई जानने के बाद पृथ्वी जी सोफे पर एकदम से बैठ गए और बोले, मेनका ऐसी होगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो लगा था कि वो हमारे घर परिवार को संभाल लेगी, हमारी समृद्धि बहू को संभाल लेगी, हमारे पोता पोती को माँ का प्यार देगी, लेकिन उसने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। पृथ्वी जी के बोलते ही विक्रम बोला, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा पिताजी कि मुझे उससे इतनी नफरत क्यों है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे और समृद्धि के आसपास भी रहे। मैं तो उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन उसने अपनी चाल चली और मेरे बच्चे की माँ बन के बैठ गई। तो इस पर पृथ्वी जी अफसोस करते हुए बोले, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं विक्रम बेटा? आखिर वो बच्ची भी तो आपकी ही है ना? पृथ्वी जी की बात सुनकर विक्रम उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जब उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी है, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो मेनका को माफ कर दे। तभी मेनका अपनी बेटी और सामान के साथ घर के अंदर आने लगी। ये देखकर विक्रम का गुस्सा फट पड़ा और वो चिल्लाते हुए बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें इस घर के अंदर आने के लिए, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेनका ने भी बहुत अक्कड़ से कहा। पिताजी ने कहा कि ये मेरा भी घर है और मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेनका की बात सुनकर विक्रम का दिमाग खराब हो गया और उसने पृथ्वी जी के पास जाते हुए कहा, पिताजी आपको अपना बेटा प्यारा है या फिर ये औरत और ये बच्चा? पृथ्वी जी विक्रम की बात सुनकर हैरान रह गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम बेटा? तो इस पर विक्रम बोला, मैं जानना चाहता हूँ पिताजी, ये औरत या फिर मैं आपका खुद का बेटा? तो इस पर पृथ्वी जी कुछ नहीं बोले। विक्रम बोला, मैं जानता हूँ समाज में हमारी जो इज्जत है वो खराब हो सकती है अगर मैं इस औरत को घर से बाहर निकाल दूंगा तो, क्योंकि दुनिया यही कहेगी कि मैंने इसका इस्तेमाल किया और जब इसकी बेटी हो गई तो मैंने इसे घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। लेकिन मैं उन्हें ये नहीं समझा सकता कि इस औरत ने मेरा गलत फायदा उठाया, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक रास्ता चुना है, ये जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी के साथ उस आउट हाउस में रहेगी और मैं मेरी समृद्धि और मेरे बच्चों के साथ इस घर में। अगर आप चाहते हैं कि इस घर की इज्जत बनी रहे और मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं अपने परिवार के साथ, तो इस औरत से बोल दीजिए कि ये वापस आउट हाउस में चली जाए अपनी बेटी को लेकर। ये वहाँ रहेगी और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ यहाँ रहूंगा। और इस फैसले को अगर आप मानते हैं तो ही मैं घर में रहूंगा, वरना मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम की बात सुनकर पृथ्वी जी बोले, नहीं विक्रम बेटा, तुम कहीं मत जाओ। वैसे भी मेनका ने गलती करी है तो उसे सजा मिलनी भी चाहिए। पृथ्वी जी ने मेनका की तरफ देखा और बोले, अपनी बेटी को लेकर आउट हाउस चली जाओ मेनका, वहाँ पर नौकर है जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की देखरेख अच्छे से करेंगे। अब से तुम्हें वहीं रहना होगा। मेनका तो हैरानी से पृथ्वी जी की बातों को सुन रही थी। उसे लगा था कि वो पृथ्वी जी को अपनी बातों में ले लेगी और फिर पृथ्वी जी वही करेंगे जो वो कहेगी। लेकिन यहाँ विक्रम ने पूरा पासा ही पलट दिया था। मेनका के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो गुस्से में पैर पटकती हुई वापस आउट हाउस में चली गई। पृथ्वी जी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है बेटा, लेकिन हो सके तो खुद को संभाल लेना। गलती मेनका की है, उस मासूम बच्ची की नहीं है। वो तुम्हारी बेटी है, अगर हो सके तो उसे अपना लेना। ये बोलकर पृथ्वी जी भारी कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं मेनका गुस्से में आउट हाउस में आकर अपनी बेटी को पालने में लिटाकर इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। उसकी एक खास नौकरानी थी जो सिर्फ उसके लिए वफादार थी। उसने कहा, मालकिन, मुझे तो लगता है कि ये सब ना वो समृद्धि मैडम ही करा रही हैं। उन्होंने जरूर विक्रम सर को भड़काया होगा आपके खिलाफ। मेनका वैसे भी समृद्धि को पसंद नहीं करती थी। ऊपर से उस नौकरानी की बात सुनकर मेनका का दिमाग और खराब हो गया और वो बोली,
उस समृद्धि की तो मैं अपने हाथों से जान लूंगी। सोचा था कि वो बिस्तर पर पड़ जाएगी तो विक्रम और ये पूरा परिवार मेरा हो जाएगा, लेकिन उसके बिस्तर पर पड़ने के बाद भी ना तो मुझे विक्रम मिला और ना ही ये पूरा परिवार। लगता है जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मुझे मेरे हिस्से की खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। मेरी खुशियां मुझे पानी है तो मुझे उसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आखिर क्या करेगी मेनका समृद्धि के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तू इंतहा। थोड़े दिनों तक मेनका ने शांत रहने का फैसला किया। उसे अब कुछ वक्त चाहिए था, कुछ सोचने के लिए, कुछ ऐसा जिसे वो अंजाम दे सके। देखते ही देखते काव्या के नामकरण का दिन आ गया। उस दिन वहां पर सब इकट्ठे थे, लेकिन आज भी विक्रम वहां नहीं था। पृथ्वी जी की मजबूरी थी वहां होना। वो जानते थे कि मेनका ने विक्रम के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ये उनके घर की बात थी और अगर वही इस घर के फंक्शन में नहीं होंगे तो फिर लोग बातें बनाएंगे। विक्रम आज भी समृद्धि के पास उसके कमरे में था। फंक्शन बाहर गार्डन में रखा गया था। समृद्धि ने जब विक्रम से इस बात को लेकर सवाल किया कि बाहर क्या हो रहा है, तो इस पर विक्रम बोला, ज्यादा कुछ नहीं, वो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर में कोई फंक्शन है। ये बोलकर विक्रम ने समृद्धि की बात को नजरअंदाज कर दिया। वहीं मेनका अपनी गोद में अपनी 1 महीने की बच्ची को लेकर हवन कुंड के आगे बैठी हुई थी। आसपास के लोग जितने भी थे वो सब ये देखकर बातें बना रहे थे कि विक्रम कहाँ है, आखिर आज उसकी बेटी का नामकरण है, विक्रम को यहाँ होना चाहिए। उन सब की बातें मेनका के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल रही थीं। उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि विक्रम की वजह से आज सारे समाज के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। पृथ्वी जी ने सबसे ये बोल दिया था कि विक्रम ऑफिस के किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है। उसने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन काम की वजह से वो आ नहीं पाया। लेकिन असल बात क्या थी, ये तो बस घर वाले जानते थे। विक्रम घर के अंदर समृद्धि के पास था, क्योंकि मेहमानों का सारा इंतजाम घर के बाहर गार्डन में ही किया गया था। इसलिए मेहमानों को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि विक्रम घर के अंदर है। नामकरण का काम पूरा हो जाने के बाद एक एक करके सारे मेहमान खाना खाकर और काव्या को गिफ्ट देकर चले गए। मेनका गुस्से में अपने आउट हाउस में आई। उसने काव्या को पालने में लिटाया और अपने बेड पर बैठते हुए चिल्लाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया विक्रम, तुम्हारी वजह से आज कितने ही लोगों ने न जाने क्या क्या बोला है मेरे बारे में। कुछ लोग मेनका को लेकर ये भी बोल रहे थे कि शायद हो सकता है कि विक्रम का मेनका से मन भर गया होगा, इसलिए उसने अब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। सीधे सीधे वो मेनका को विक्रम की रखैल बोल रहे थे। एक औरत बोली, अरे वैसे भी दूसरी शादी मानी थोड़ी जाती है जब तक पहली बीवी जिंदा हो। ये तो अपने मन को बहलाने वाली बात होती है कि दूसरी शादी की है। ये कोई बीवी थोड़ी है विक्रम की, एक तरह से उसकी वो है जिसे आदमी अपने शरीर के सुख को पूरा करने के लिए रखता है। अभी उसकी पहली बीवी बिस्तर पर पड़ गई है तो वो उसके लिए ये सब तो करेगी नहीं, इसलिए उसने इससे शादी कर ली। अब इसे क्या पता था कि वो इसका इस्तेमाल करके इसे साइड में फेंक देगा। उस औरत की इस बात ने मेनका के शरीर में आग लगा दी। आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। अब उसने सोच लिया था कि उसे अब कुछ तो करना होगा, क्योंकि अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए और लोगों की जिल्लत से बचने के लिए एक यही तरीका था। क्योंकि वो डॉक्टर थी तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने सारा प्लान भी बना लिया था। अब उसे उस दिन का इंतजार था जिस दिन घर में कोई नहीं होगा और सिर्फ नौकर होंगे। तब वो समृद्धि पर हमला करेगी। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद विक्रम को अचानक से दिल्ली किसी काम से जाना पड़ा। वो समृद्धि को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑफिस के जरूरी काम से उसे दिल्ली के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो दिल्ली में भी अपना बिजनेस खोले। विक्रम ने मन बना लिया था कि एक बार अगर वो दिल्ली में अपना बिजनेस खोल लेगा, उसके बाद वो समृद्धि को और अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली चला जाएगा, क्योंकि वो मेनका को रोज रोज अपने सामने देखकर परेशान हो गया था। उसने सोचा था कि वो मेनका को यहीं छोड़ देगा और अपने परिवार के साथ दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उसने दिल्ली में अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच ली। वो अपने बिजनेस के काम से दिल्ली गया हुआ था और वहीं पृथ्वी जी ऑफिस गए थे। आज घर में नौकरों के अलावा कोई नहीं था। घर में किसी को ना पाकर मेनका को ये अच्छा मौका लगा। उसने अपने हाथ में एक इंजेक्शन पकड़ रखा था जिसमें उसने कोई दवाई रखी थी। वो चुपचाप दबे पांव से आउट हाउस से निकली और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए घर की तरफ जाने लगी। उसने देखा था कि उसे किसी ने भी अंदर जाते हुए नहीं देखा है। वो चुपचाप घर के अंदर आई और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी। उसे अपने रास्ते में कोई भी नहीं दिखा और उसे यही सही मौका लगा। वो चुपचाप समृद्धि के कमरे की तरफ बढ़ गई, जो सीढ़ियों के नीचे ही था। वो जैसे ही कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि समृद्धि सो रही थी। समृद्धि को इतने आराम से सोता हुआ देखकर मेनका ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे इस हद तक खराब करके खुद आराम से सो रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है समृद्धि? अगर जिंदगी मेरी खराब हुई है तो तुम्हारी भी जिंदगी मैं सही नहीं रहने दूंगी। फिर उसने उस इंजेक्शन को अपने हाथ में पकड़ा। उसने उस इंजेक्शन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो इस इंजेक्शन में क्या है? जिन दवाइयों से तुम सही हो रही हो न समृद्धि,
ये इंजेक्शन उन सारी दवाइयों के असर को खत्म कर देगा और तुम्हें एक गहरी नींद में सुला देगा। इस एक इंजेक्शन की डोज से तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा और जो तुम बात भी कर पाती हो ना विक्रम से, वो भी बंद हो जाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि तुम विक्रम से बात कैसे करोगी। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और समृद्धि की ग्लूकोज की बोतल में उस इंजेक्शन को लगा दिया और बोली, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी की एक नई बर्बादी शुरू होने वाली है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर में नौकरानी आई और समृद्धि के पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि समृद्धि सो रही है। उसे लगा कि शायद समृद्धि उसके आने से थोड़ी देर पहले ही सोई होगी, इसलिए उसने उसे जगाना सही नहीं समझा। शाम होने पर समृद्धि को कुछ खिलाना था और फिर दवाई खिलानी थी। नौकरानी ने समृद्धि को हिलाते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन समृद्धि उठी नहीं। ये देखकर नौकरानी घबरा गई, क्योंकि समृद्धि एक आवाज में उठ जाती थी। अब नौकरानी को घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से नीचे जाकर लैंडलाइन उठाया और विक्रम जी को फोन करते हुए बोली, साहब आप जल्दी से घर आ जाइए, बहुरानी उठ नहीं रही है। पृथ्वी जी ने जैसे ही ये सुना तो वो अपने ऑफिस से निकले और जल्दी से घर के लिए भागे। वो जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नौकरानी ने समृद्धि के डॉक्टर को बुला लिया था, जो उसका चेकअप कर रहे थे। पृथ्वी जी ने खुद को संभाला और वहीं खड़े हो गए। डॉक्टर ने जब समृद्धि को अच्छे से चेक कर लिया, उसके बाद उन्होंने पृथ्वी जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी थी। पृथ्वी जी समझ गए कि जरूर कोई बुरी खबर है। उन्होंने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? तो इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर राजवंश, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था, आपकी बहू की जो हालत है उसमें वो कोमा में भी जा सकती हैं, और हमें जिस बात का डर था वही हुआ। आपकी बहू कोमा में चली गई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी जी जहां खड़े थे वहीं पर उनके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बहू तो बहुत अच्छे से ठीक हो रही थी, हमसे बातें भी करती थी। तो इस पर डॉक्टर बोले, हम मान रहे हैं आपकी बात को, लेकिन जिस तरह की उनकी हालत थी, अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई भी सदमा लगा हो तो ये पॉसिबल है कि वो कोमा में जा सकती थी, और ये अब कोमा में जा चुकी हैं। हम नहीं जानते कि ये कब तक कोमा से बाहर आएंगी, लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शायद कोमा से बाहर आने के बाद भी इनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगी। शायद ये फिर कभी चल फिर ना पाए या बोल भी ना पाए। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी जी तो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विक्रम को क्या जवाब देंगे। विक्रम समृद्धि की जिम्मेदारी उनके भरोसे छोड़कर गया था, और अब जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि समृद्धि को क्या हुआ है, तो वो खुद को कैसे संभालेगा। डॉक्टर पृथ्वी जी को कुछ बताकर वहाँ से चले गए, जिसे सुनने के बाद पृथ्वी जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो विक्रम से इस बारे में बात कैसे करेंगे। वहीं मेनका अपने आउट हाउस में बैठी हुई खुश हो रही थी। उसे पता चल गया था कि डॉक्टर आया है, और वो जानती थी कि डॉक्टर उनसे क्या कहेगा। अगले दिन विक्रम शाम तक नैनीताल वापस आ गया था, और आज वो बहुत खुश था। उसने इन 2 दिनों में अपने बिजनेस का सेटअप दिल्ली में कर लिया था, और वो ये सोचकर खुश था कि अब समृद्धि, वो और उसके बच्चे हमेशा दिल्ली में एक साथ खुश रहेंगे। विक्रम जैसे ही घर पहुंचा तो उसने पहले पृथ्वी जी को आवाज लगाई। पृथ्वी जी बाहर आए। विक्रम के चेहरे की खुशी को देखकर पृथ्वी जी का चेहरा मुरझा गया। वो जानते थे कि विक्रम के चेहरे की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। विक्रम ने पृथ्वी जी के पैर छुए और बोला, पापा, मैं जिस काम के लिए दिल्ली गया था वो काम हो चुका है। बस मुझे 1-2 बार दिल्ली और जाना होगा और मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा। उसके बाद हम सब हमेशा के लिए दिल्ली चले जाएंगे। विक्रम की बात सुनकर पृथ्वी जी के चेहरे पर जब कोई खुशी नहीं दिखी तो विक्रम परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी की बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। पृथ्वी जी ने समृद्धि के कमरे की तरफ देखा। ये देखकर विक्रम की सांस रुक गई और वो जल्दी से समृद्धि के कमरे की तरफ भागा। वो जैसे ही गया तो उसने देखा कि समृद्धि आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ये देखकर विक्रम ने समृद्धि के पास जाते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और बोला, समृद्धि देखो मैं आ गया। विक्रम के ये बोलने पर भी समृद्धि जब नहीं उठी तो विक्रम ने उसे हिलाया, लेकिन समृद्धि ने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर विक्रम की धड़कनें तेज होने लगी। वो जल्दी से बाहर गया और पृथ्वी जी से बोला, पापा, समृद्धि को क्या हुआ है? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? विक्रम के सवाल पर पृथ्वी जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले, तो विक्रम चिल्लाते हुए बोला, जवाब दीजिए पापा, मैं अपनी समृद्धि को आपके भरोसे छोड़ कर गया था, क्या हुआ है उसे? विक्रम की इतनी तेज आवाज सुनकर पृथ्वी जी वहीं रखे सोफे पर बैठ गए और एक हारे हुए इंसान की तरह बोले, बेटा, हम जब कल शाम को घर आए तो समृद्धि अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। डॉक्टर ने जब समृद्धि को चेक किया तो उन्होंने बताया कि समृद्धि कोमा में जा चुकी है। समृद्धि कोमा में चली गई है। ये सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। भले ही समृद्धि चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम वो विक्रम से बातें तो करती थी। लेकिन उसके कोमा में जाने की वजह से विक्रम खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विक्रम लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया।
ये देखकर पृथ्वी जी ने जल्दी से विक्रम को संभाला और उसे उठाकर सोफे पर बिठाते हुए बोले, खुद को संभालो बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि वो अपने इलाज से समृद्धि को होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कह नहीं सकते कि समृद्धि को कब तक होश आएगा। तभी विक्रम बोला, पापा, मैं मेरी समृद्धि को होश में लाने के लिए कुछ भी करूंगा। किसी भी डॉक्टर से मिलूंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, पर मुझे मेरी समृद्धि को होश में लाना है। विक्रम की बात सुनकर पृथ्वी जी बोले, डॉक्टर ने बताया कि एक इंसान है जो समृद्धि को सही कर सकता है। पृथ्वी जी ये बोलकर विक्रम की तरफ देखने लगे तो विक्रम बोला, बताइए ना पापा, कौन सा डॉक्टर है? मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे फिर वो कितने भी पैसे क्यों ना मांगे। मैं सिर्फ अपनी समृद्धि को सही होते हुए देखना चाहता हूँ। विक्रम के ये बोलते ही पृथ्वी जी बोले, समृद्धि को सिर्फ मेनका ही सही कर सकती है। पृथ्वी जी की बात सुनकर विक्रम हैरानी से उन्हें देखने लगा तो इस पर पृथ्वी जी बोले, तुम तो जानते हो कि मेनका एक बहुत ही अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है और उसने ऐसे पेशेंट बहुत बार हैंडल करे हैं अपने करियर में। वो जानती है कि समृद्धि को कोमा से बाहर कैसे लाना है। अगर तुम कहो तो मेनका समृद्धि को पूरी तरह से सही कर सकती है। पृथ्वी जी की बात सुनकर विक्रम तो जैसे अपने होश में था ही नहीं। उसे समझ आ रहा था कि किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला है कि जिस औरत से दूर जाने के लिए उसने इतना कुछ किया, आज उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए इस औरत की मदद लेनी पड़ेगी। विक्रम ने खुद को संभालते हुए पृथ्वी जी की तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूँ पापा, आप मेनका से पूछ लो कि उसकी क्या शर्तें हैं। समृद्धि को सही करने के लिए मैं उसकी हर शर्त मानूंगा, बस मेरी समृद्धि सही हो जाए। ये बोलकर विक्रम भारी कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। आज विक्रम खुद को बहुत ही टूटा हुआ और बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी किस्मत ने उसके साथ ये कैसा खेल खेला था। जिस औरत से वो हद से ज्यादा नफरत करता था, आज उसे उस औरत की मदद लेनी पड़ेगी अपनी समृद्धि को बचाने के लिए। अपने बेटे को इतना टूटा हुआ देखकर विक्रम जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने आज तक सब कुछ किया, आज वो बेटा इतना बेबस था जिसकी हालत देखकर पृथ्वी जी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं जब मेनका के पास ये बात पहुंची कि समृद्धि का इलाज उसे ही करना है, तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना विक्रम, तुम चाहे कितना जोर लगा लो मुझसे दूर जाने के लिए, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे ही पास पड़ेगा। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने ही नहीं दूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी। मेनका ने समृद्धि का इलाज करने के लिए पहली शर्त यही रखी कि वो अपनी बेटी के साथ इस घर में रहेगी। विक्रम को ना चाहते हुए भी मेनका की शर्त माननी पड़ी और मेनका की दूसरी शर्त ये थी कि विक्रम को उसके और उसकी बेटी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। विक्रम को ये बात भी मेनका की माननी पड़ी क्योंकि वो समृद्धि को ठीक होते हुए देखना चाहता था। मेनका ने फिर समृद्धि का इलाज शुरू किया। विक्रम ने भी मेनका के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसे समृद्धि की हालत में सुधार दिखाई नहीं दिया तो वो मेनका को इस घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देगा और कभी भी उसे घर में आने नहीं देगा। मेनका जानती थी अगर उसे विक्रम को अपने भरोसे में लेना है तो उसे समृद्धि की हालत में सुधार तो करना पड़ेगा, तभी विक्रम मेनका की बातों को मानेगा। इसी तरह से 1 साल बीत गया। मेनका ने समृद्धि की तबीयत उतनी सही कर दी थी जितनी वो करना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो समृद्धि की तबीयत थोड़ी बहुत ही सही करेगी ताकि से वो अपने हिसाब से चीजों को कर सके। अब काव्या 1.5 साल की हो गई थी। एक दिन सब खुराना मेंशन में इकट्ठे हुए थे रुद्राक्ष के जन्मदिन पर। वहीं रुद्राक्ष और आराध्या घर के आंगन में खेल रहे थे। उन दोनों को खेलता हुआ देखकर देवयानी जी मुस्कुरा रही थी। देवयानी जी को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर विधि जी बोली, माँ, आखिर आप किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? विधि जी के सवाल पर देवयानी जी ने पृथ्वी जी की तरफ देखा और बोली, भाई साहब, क्या आप अपनी आराध्या हमारे रुद्र के लिए देंगे? देवयानी जी की ये बात सुनकर पृथ्वी जी उन्हें हैरानी से देखने लगे। आखिर अब क्या होगा आगे? क्या जवाब देंगे पृथ्वी जी देवयानी जी के सवाल का? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे प्यार की तो इंतहा। अपनी आंखों के सामने रुद्राक्ष और आराध्या का रिश्ता तय होते देखना मेनका के बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि उसकी जलन सिर्फ समृद्धि तक नहीं थी, उसे अब समृद्धि की बेटी यानी आराध्या से भी जलन थी। वो नहीं चाहती थी कि आराध्या की शादी रुद्राक्ष से हो। मेनका को हर वो चीज चाहिए थी जो समृद्धि और उसकी बेटी की थी, क्योंकि मेनका को ऐसा लगता था कि समृद्धि ने मेनका से उसका प्यार छीना है, इसलिए मेनका भी समृद्धि से और उसकी बेटी से सारी खुशियां छीन लेगी। उस वक्त तो मेनका के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे शादी रुद्राक्ष और आराध्या की जगह काव्या और रुद्राक्ष की हो। देखते ही देखते 6 महीने और गुजर गए और आराध्या का जन्मदिन आ गया। मेनका ने ही ये बात देवयानी जी के कानों में डाली थी कि उन्हें घूमने के लिए ऋषिकेश जाना चाहिए और वहीं पर आराध्या का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। उन सबको ही ये सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का फैसला किया। उस दिन सब बहुत खुश थे। मेनका ने पहले से ही एक आदमी को पैसे देकर तैयार रखा था। जब सब नदी किनारे बैठे हुए
एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी वो आदमी जिसे मेनका ने पैसे दिए थे वो एक गुब्बारे वाला बनकर आया और आराध्या के पास खड़ा होकर गुब्बारे बेचने लगा। आराध्या ने जब गुब्बारे वाले को देखा तो वो गुब्बारे लेने की जिद करने लगी, तो इस पर रुद्राक्ष उसे लेकर जाने लगा। लेकिन विधि को दोनों बच्चों को अकेले भेजना सही नहीं लगा, इसीलिए उसने आराध्या को संजय के साथ भेज दिया। संजय तो आराध्या के साथ खेलने में लगा हुआ था, उसे तो पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उस आदमी ने एक रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा रखा था। उसने वो क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल एकदम से संजय के मुंह पर रख दिया। संजय का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से उसने देखा ही नहीं कि वो आदमी क्या कर रहा है। इससे पहले कि संजय कोई हरकत में आता, तब तक उस आदमी ने संजय को थोड़ा जोर से धक्का दिया और आराध्या को उसकी गोद से छीनकर भागने लगा। संजय एकदम से जमीन पर गिर गया। क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। वहीं सबने ये सब होते हुए देख लिया था, तो उन्होंने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को उस आदमी के पीछे भेजा। उस आदमी ने देखा कि वो बॉडीगार्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया और उसने आराध्या को लेकर नदी में छलांग लगा दी। 2 बॉडीगार्ड्स ने उसके पीछे नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी के बहाव की वजह से वो आदमी आराध्या के साथ बहुत आगे चला गया था। आगे जाकर एक चट्टान से उस आदमी का सिर टकरा गया, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गया और आराध्या उसकी पकड़ से छूट गई। आराध्या बहती हुई नदी में थोड़ी आगे आ गई, जहाँ पर विजय जी संध्या आरती करते हुए गंगा माँ को नमस्कार कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने दोनों हाथों को पानी के अंदर डाला तो उन्हें कुछ भारी सा महसूस हुआ। उन्होंने जब अपने हाथों को बाहर निकाला तो उनकी गोद में छोटी सी आराध्या थी। आराध्या को इस तरह से देखकर विजय जी घबरा गए। उन्होंने आसपास सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आराध्या को नहीं जानता था। विजय जी के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने 1 हफ्ते तक पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाए ताकि से आराध्या के बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन पुलिस वालों ने भी यही कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये आसपास के इलाके से किसी की भी बच्ची नहीं है। जब विजय जी को आराध्या के परिवार के बारे में पता नहीं चला तो उन्हें आराध्या पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया। क्योंकि विजय जी का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने आराध्या को अपना लिया। शामली जी इस बात को लेकर बहुत क्लेश करती थीं, लेकिन विजय जी ने कभी भी आराध्या का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे पिता और एक माँ दोनों का प्यार दिया और आराध्या भी विजय जी के पीछे पीछे ही लगी रहती थी। आराध्या के गायब होने के बाद मेनका को ये अच्छा मौका लगा और उसने धीरे धीरे देवयानी जी के मन में ये बात डालनी शुरू कर दी कि भले ही उन्होंने रुद्राक्ष का आराध्या से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन राजवंश परिवार की बेटी तो काव्या भी है। अगर आराध्या नहीं रही तो क्या हुआ, काव्या का रिश्ता रुद्राक्ष से हो सकता है। देवयानी जी ने इस बात को बहुत बार नकार दिया, लेकिन मेनका की कोशिशों ने देवयानी जी पर असर डाला और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें रुद्राक्ष की शादी काव्या से करनी चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन रुद्राक्ष का आराध्या को लेकर पागलपन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने रुद्राक्ष को आराध्या की यादों से बाहर निकालने के लिए लंदन तक पढ़ने भेज दिया था, लेकिन रुद्राक्ष ने आराध्या से प्यार करना नहीं छोड़ा और उसके इसी पागलपन को देखकर देवयानी जी को लगा कि शायद मेनका का सोचना सही है। रिश्ता भले आराध्या से पक्का हुआ था, लेकिन अगर अब आराध्या नहीं रही तो क्या हुआ, राजवंश परिवार की दूसरी बेटी काव्या से रुद्राक्ष की शादी हो सकती है। ये सोचकर देवयानी जी ने ये बात सबके सामने रखी। तो पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन जब देवयानी जी ने उन सबको समझाया कि अगर हमने रुद्राक्ष को जल्द से जल्द आराध्या की यादों से नहीं निकाला तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रुद्राक्ष पागल हो जाए, क्योंकि वो सब मान चुके थे कि आराध्या इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उनका सोचना भी सही था कि रुद्राक्ष को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मेनका अपने मकसद में कामयाब हो गई और धीरे धीरे सब उसके हिसाब से होने लगा। वहीं जब समृद्धि को पता चला कि आराध्या गायब हो गई है और अब वो कहीं मिल नहीं रही है और सबने ये बात मान ली थी कि आराध्या इस दुनिया में नहीं रही, समृद्धि इस सदमे को झेल नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। समृद्धि की ये हालत देखकर मेनका को लगा कि अब समृद्धि नहीं बचेगी। एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था, विक्रम जी और पृथ्वी जी ऑफिस गए हुए थे, तभी समृद्धि को अचानक से होश आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेनका को नौकरों ने बुलाया और बताया कि समृद्धि मैडम को होश आ गया है और वो चिल्ला रही हैं। ये सुनकर मेनका हैरान हो गई, क्योंकि मेनका ने तो समृद्धि को बस इतना ठीक किया था कि समृद्धि अपनी आंखें हिला सके और इधर उधर थोड़ा बहुत देख सके, लेकिन उसका शरीर तो पैरालाइज था, फिर वो चिल्ला कैसे सकती है। उसने जब कमरे में आकर देखा तो समृद्धि अपने बिस्तर से खड़ी हुई थी। अब इसे एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार समझ लो, या फिर आराध्या के जाने की वजह से समृद्धि को जो झटका लगा था उसकी वजह से समृद्धि बिल्कुल ठीक हो गई थी। समृद्धि को अपने सामने खड़ा देखकर मेनका के होश उड़ गए। वो जानती थी कि अगर विक्रम को इस बारे में पता चला तो वो समृद्धि को अपना लेगा और मेनका को अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा, और मेनका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी ठीक हो रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो समृद्धि को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे।
वो मुस्कुराते हुए समृद्धि के पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, मैं तुम्हें बात नहीं सकती समृद्धि कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हें ठीक देखकर। तुम जानती हो तुम्हारे ठीक होने का हम सब ने कितना इंतजार किया है। समृद्धि ने मेनका की तरफ देखा और रोते हुए बोली, मेनका मेरी बच्ची कहाँ है? तो इस पर मेनका मुस्कुराते हुए बोली, वो ठीक है समृद्धि, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मिलना है उससे। तो इस पर समृद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। तो इस पर मेनका बोली, वो ऐसा था कि वो नदी में गिर गई थी, तो उसके थोड़ी बहुत चोटें आई है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मेनका के ये बोलने पर समृद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया और वो मेनका के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। उस दिन रात में बहुत तेज तूफान आ रहा था। चारों तरफ बारिश ही बारिश थी और सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से पहाड़ी इलाका। समृद्धि को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन अपनी बच्ची से मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वहीं मेनका ने गाड़ी चलाते हुए घूर कर समृद्धि को देखा और मन में बोली, आज तुम्हारा खेल खत्म कर ही देती हूँ समृद्धि, अब बस बहुत हो गया। ये सोचते हुए मेनका ने एक पहाड़ी पर लाकर अपनी गाड़ी को रोक दिया। समृद्धि ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो बोली, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है मेनका? हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना। समृद्धि के सवाल पर मेनका बोली, समृद्धि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जरा तुम गाड़ी से बाहर आओ। मेनका के ये बोलते ही समृद्धि गाड़ी से बाहर आ गई। मेनका उस पहाड़ की चोटी के बिल्कुल कोने पर खड़ी थी। वहीं समृद्धि भी उसके पीछे आकर वहां खड़ी हो गई। मेनका बोली, तुम जानती हो समृद्धि, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने तो बिल्कुल तुम्हें अपनी बहन की तरह माना था, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी। मेनका की बात सुनकर समृद्धि उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, पर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है मेनका? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? समृद्धि के सवाल पर मेनका की आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से में बोली, मुझसे मेरा प्यार छीन कर पूछ रही हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेनका की बातें समृद्धि को परेशान कर रही थीं। वो बोली, मेनका तुम ये क्या बोल रही हो? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार कब छीना? आखिर कौन है वो जिससे तुम प्यार करती थी? समृद्धि ये बोलकर एकदम से रुक गई और फिर हैरानी से मेनका को देखने लगी। मेनका समझ गई कि समृद्धि को समझ आ गया है कि वो क्या बोल रही है। मेनका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोली, लगता है तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं क्या बोल रही हूँ। समृद्धि ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मेनका क्या तुम विक्रम से प्यार करती थी? समृद्धि के ये बोलते ही मेनका जोर जोर से हंसने लगी और फिर चिल्लाते हुए बोली, हाँ विक्रम से प्यार करती थी मैं। पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गया था, लेकिन तुमने मेरे विक्रम को मुझसे छीन लिया। चोरी चुपके से शादी कर ली ताकि से मैं तुम्हारी शादी में कोई परेशानी खड़ी न कर सकूं। तुम्हें पता था ना कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम विक्रम से शादी कर रही हो तो मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी, इसलिए तुमने मेरे लौटने से पहले ही उससे शादी कर ली। मुझसे मेरे विक्रम को छीनकर तुम्हें क्या लगा समृद्धि कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी? ये बोलते हुए मेनका ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को समृद्धि को दिखाया और बोली, जानती हो इस पर क्या लगा हुआ है? ये बोलकर मेनका हंसते हुए बोली, इस पर जहर लगा हुआ है, एक ऐसा जहर कि जैसे ही मैं चाकू को तुम्हारे शरीर पर चलाऊंगी तो उससे वो जहर तुम्हारे अंदर तक उतर जाएगा और देखते ही देखते थोड़ी देर में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी, क्योंकि अगर तुम एक बार को इस जहर से बच भी गई तो खाई में गिरकर तो कभी नहीं बचोगी और यहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, तब मेरे को चैन पड़ेगा। ये बोलते हुए मेनका पागलपन के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेनका को अपनी तरफ आते देख समृद्धि अपने कदमों को पीछे लेने लगी, क्योंकि समृद्धि एक बहुत ही लंबी बीमारी से उठी थी, इसलिए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की और पीछे की तरफ होने लगी। इससे पहले कि समृद्धि और पीछे जा पाती कि तभी मेनका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर उस चाकू को चलाते हुए बोली, देखो जहर तुम्हारे अंदर उतरेगा और तुम तड़पोगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। जैसे ही मेनका ने उस चाकू को समृद्धि के हाथ पर चलाना चाहा, तभी समृद्धि ने अपने हाथ को उससे छुड़ाया और तभी समृद्धि का पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। समृद्धि नीचे गिरती उससे पहले ही पहाड़ी पर लगे हुए एक पेड़ को उसने कस के अपने हाथों में पकड़ लिया। मेनका ने नीचे देखा तो समृद्धि एक पेड़ की टहनी से लटकी हुई थी, जो थोड़ी देर में टूटने वाली थी। मेनका मुस्कुराते हुए बोली, अफसोस समृद्धि कि तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाई। पहले तो अनाथ आश्रम की जिंदगी जी तुमने, फिर तुम्हारी जिंदगी में थोड़े वक्त के लिए खुशियां आई तो वो खुशियां भी मैंने छीन ली। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कैसे किया? ये बोलकर मेनका ने समृद्धि को वो सब बताया जो भी हुआ था। सब कुछ जानने के बाद समृद्धि की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। समृद्धि ने गुस्से में मेनका को देखा और बोली, फिक्र मत करो मेनका, सबके पापों का घड़ा भरता है और एक दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भी भरेगा, और जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा उस दिन तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी
जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मुझे मेरी किस्मत में लिखे हुए जितने भी दुख झेलने थे मैं झेल चुकी हूँ, और शायद आज मैं अपने दुखों से आजाद भी हो जाऊंगी। लेकिन तुम इस जिंदगी में फंस के रह जाओगी मेनका। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। जिस विक्रम को पाने के लिए तुमने ये सब किया, वही विक्रम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं ये बद्दुआ देती हूँ तुम्हें। तुम विक्रम का प्यार पाने के लिए पूरी जिंदगी तड़पोगी, लेकिन तुम्हें उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। और रही बात तुम्हारी बेटी काव्या की, तुमने अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरी बेटी को बलि चढ़ा दिया ना मेनका। तो ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। खुश तो तुम्हारी बेटी भी कभी नहीं रहेगी। मुझसे बदला लेने के लिए और मुझसे अपनी जलन के चलते तुमने मेरी बेटी को निशाना बनाया ना मेनका। तो देखना, खुशियां तो तुम्हारी बेटी को भी कभी नसीब नहीं होंगी। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें, एक बीवी की, एक औरत की और एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी और ना ही कभी तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। ये बोलते ही समृद्ध ने खुद से उस पेड़ की टहनी को छोड़ दिया और खाई में गिर गई। फ्लैशबैक एंड्स। मेनका के कानों में समृद्ध की वो बातें अभी भी गूंज रही थीं। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम मुझे बद्दुआ नहीं दे सकती। गलती तुमने की थी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरा विक्रम छीना था। इसलिए मैंने तुमसे अपना विक्रम वापस लिया था। जो तुमने मुझसे लिया था, मैंने तुमसे बस वही वापस लिया। तुम मुझे और मेरी बेटी को बद्दुआ नहीं दे सकती हो समृद्धि। तुम नहीं दे सकती बद्दुआ हमें। ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। मेनका का ये पागलपन आज सब ने पहली बार देखा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मेनका इतनी शांत और इतने अच्छे से रहती थी, वो असल में पागल थी। विक्रम के प्यार में उसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। अब क्या होगा आगे? सारा सच जानने के बाद अब मेनका का क्या होगा?